पेशेंट और डॉक्टर ये सबको जानना चाहिए कि रियल में उसकी बीमारी का जो इलाज चल रहा है वो पेशेंट लगातार बीमारी से ठीक हो रहा है या उसकी बीमारी धीरे धीरे बढ़ रही है। ये बहुत बड़ा सवाल है आज के युग में कि जब भी कोई पेशेंट आता है उसकी हिस्ट्री ली जाती है, उसकी केस टेकिंग करी जाती है, तो पेशेंट ये सारी बातें नरेट करता है कि जब से उसकी प्रॉब्लम शुरू हुई, कैसे उसकी प्रॉब्लम शुरू हुई, सारे सिम्टम्स जो भी आए सब कुछ वो बताता है। तो धीरे धीरे एक अनुभवों से ही पता चलता है कि अभी तक जो भी ट्रीटमेंट इस पेशेंट ने लिया है रियली में एक क्योर की तरफ जा रहा है, रियली में इसकी बीमारी ठीक हो रही है या इसकी बीमारी लगातार डीप 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 होती चली जा रही है। जैसे आज की एक पेशेंट है 45 ईयर्स की एक लेडी हैं। इनका कहना है कि डॉक्टर साहब 10 साल पहले मैं गई थी, गंगा में स्नान किया, इसके बाद वहां से आई तो जो जुकाम पकड़ ली और जुकाम फिर छोड़ ही नहीं रहा जल्दी, छींकें आती थी, जुकाम रोज पकड़े रहता था। तब जाके मैंने दवाई स्टार्ट करी। दवाई कौन सी स्टार्ट हुई? एलोपैथिक दवाई स्टार्ट हुई। तो धीरे धीरे कम से कम 5-6 साल हो गए मुझे दवाई खाते। तो शुरुआती दौर में जुकाम से तो मुझे आराम मिला, जो बहुत ज्यादा स्नीजिंग आती थी, छींकें आती थी, उसमें भी आराम मिला। लेकिन धीरे धीरे मेरी सांस फूलना बढ़ता गया। और अभी कुछ दिन पहले जब डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने मशीन से जब देखा तो बोला कि जो है आपकी जो विंड पाइप है उसको जो है ट्रेकिया है वो धीरे धीरे उसमें नैरोइंग आ रही है, मतलब उसके अंदर का जो रास्ता है वो काफी नैरो हो रहा है। तो इतने दिनों से इनहेलर लेने के बावजूद पहले जो एक जुकाम लगातार बना रहा, स्नीजिंग आती थी, बहुत नोज के बाहरी पार्ट में सारा मामला था, जो भी इरिटेशन था, उसको एलोपैथी की लैंग्वेज में एलर्जी बोल सकते हैं। तो वो उसकी प्रॉब्लम लगातार इनहेलर लेने से स्थिति अब धीरे धीरे उसकी सांस की तरफ फूलना बढ़ गया, उसे डीप कफिंग होने लग गई। अब अंदर से काफी कफ आती है, उसे खांसी आती है, स्नीजिंग नहीं रही। जो हल्का सा बॉडी में हल्की सी बॉडी फीवरिश भी पहले हो जाती थी वो भी चली गई। तो सिंपल चीजें देखिए जा रहे हैं, लेकिन उससे बड़ी चीज एक हाजिर हो रही है, सांस का फूलना बढ़ जा रहा है। अब इसमें ये बात नहीं है कि एलोपैथिक चल रही है, होम्योपैथिक चल रही है, आयुर्वेदिक चल रही है, कोई भी मेडिसिन चल रही, जो भी मेडिसिन है वो चाहे अननेचुरल है चाहे नेचुरल है। अगर नेचुरल मेडिसिन का कोई प्रिस्क्राइबर, कोई डॉक्टर, चाहे आयुर्वेदिक डॉक्टर या होम्योपैथिक डॉक्टर,
जो प्रिंसिपल्स हैं, जो जीवन के, जो कुदरत के, जो नेचर के नियम है, उसके अगेंस्ट अगर प्रिस्क्रिप्शन होगा तो वहां भी लगातार चीजें सप्रेस होती हैं। अर्थात पहले की जो सिंपल चीजें हैं वो धीरे धीरे दब जाती हैं, उससे बड़ी चीज धीरे धीरे हाजिर हो जाती है। यही अननेचुरल मेडिसिन हो जैसे एलोपैथिक, तो वहां पे परिणाम थोड़ा सा जल्दी और आगे बड़े खतरनाक स्थिति में पेशेंट पहुंच जाता है। अभी जल्दी का ही केस है, एक लड़का है, वो 6-7 साल का होगा, उसे सिंपल फीवर आ रहा था और फीवर की लोकली जो है जाके दवाई ले ली गई, एलोपैथिक मेडिसिन, पैरासीटामॉल, डोलो जो भी चलती हैं। तो 2-3 दिन 4 दिन तो उसे आराम हो गया, फिर फीवर आया, फिर दवाई ली गई। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि उसे झटके आने शुरू हो गए, उसकी जो नेक होल्डिंग थी धीरे धीरे मुझे लगता है उसमें एकदम लूजनेस आ गई। फिर बाहर उसको लेके गए किसी और, उनके अकॉर्डिंग की कोई और बड़ा डॉक्टर देखे, रास्ते में ही वो पूरा फेंट हो गया। तो झटके कंटिन्यू, लास्ट में जो है सीटी स्कैन वगैरह हुआ तो ब्रेन में तो कुछ कहीं डिफेक्ट नहीं आया, लेकिन उसे पर डे 1 मिनट 2 मिनट कन्वर्जन शुरू हो गए, झटके शुरू हो गए। नो डाउट उस पेशेंट की क्या सिचुएशन है, किस सिचुएशन में वो पैदा हुआ, वो बहुत सारी चीजें इसमें कंसिडर की जाए। लेकिन यहाँ पे जो सामने क्लियर दिख रहा है कि एक फीवर था, एक फीवर आया था, तो फीवर अगर उसके रूट काज को न जान करके कहीं कहीं अननेचुरल मेडिसिन अगर दी गई, इसके पहले उसे कभी झटके नहीं आते थे, झटके शुरू हो गए, तो यही है सप्रेशन। पूरी दुनिया में जितने ट्रीटमेंट के सिस्टम हैं, जो भी ट्रीटमेंट इस दुनिया में चल रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है लोगों के सामने कि रियली में जैसे जैसे हमारी लाइफ आगे जा रही है, कि हम किसी डॉक्टर से किसी के यहाँ 4-5 साल अगर जुड़ के भी इलाज किए, तो हमें ये जानने का हक, हमें ये जानने का, समझने का हक है कि रियली में एक समझदारी हमें डेवलप होनी चाहिए, पेशेंट को भी डेवलप होनी चाहिए, डॉक्टर को भी डेवलप होनी चाहिए कि रियली में इसकी जीवन की दिशा, इसकी बीमारियां ठीक हो रही हैं कि ये बीमारियों में और ज्यादा डीप जा रहा है। अभी उठा के जितने भी केस हैं अगर इसमें आप देखेंगे तो सबसे बड़ा उदाहरण तो अभी कोरोना पीरियड में ही देखने को मिला। फीवर आया पेशेंट को, गले में इरिटेशन हो रहा उसे, हल्की सी खांसी आ रही क्योंकि हर जगह डर का माहौल बना हुआ है, लेकिन सांस नहीं फूल रही, अभी उसे इरिटेशन लग रहा कि उसे जुकाम होने वाला है, ठीक है, उसके गले में कुछ कहीं कहीं कुछ इरिटेशन फील हुआ, उसे फीवर आ गया 103 डिग्री, यहाँ पे केस पड़े हुए हैं सब। तुरंत तो क्योंकि डर हावी था, सब सबके घर में दवाएं सब ऑलरेडी सब लेके रखे थे, तुरंत डोलो। अब इसके बाद क्या हुआ कि डोलो लेने के बाद फीवर तो चला गया, फीवर सामान्य हो गया, लेकिन पेशेंट की अगली जो कंप्लेन शुरू हो रहा है, डॉक्टर साहब सांस फूलने लग गई। अब जब सांस फूलने लगी, फीवर चला गया, सांस फूलने लग गई, जाहिर सी बात है कि अगर सांस न फूलती तो आप मान सकते थे चलो ठीक है कि एक फीवर भी गया, सांस नहीं फूल रही, मामला सामान्य हो गया, चलिए। लेकिन ऐसा होता नहीं जनरली, जब माइंड इतना टेंशन में हो, इतना फियर में लाइफ चल रही हो, हर जगह डर का माहौल हो, तो उससे निकल पाना एक बहुत बड़ी समझदारी का काम था। इतनी समझदारी अभी शायद नहीं आई है, तो इस वजह से लोग जो है उस डर के, इस फियर के चपेट में आ गए। तो उसमें घटना क्या घटेगी कि वो जो उसको डिस्निया होने लगा, वो सांस उसकी जो फूलने लग गई और फीवर चला गया, तो आप खुद सोचिए कि फीवर जब भी बॉडी में कहीं फीवर आता है या कोई भी चीज दुनिया में जब हीट की जाती है, तो कहीं ना कहीं उसमें बहुत ज्यादा चीजें प्योरीफाई होती हैं। वो हीट ए टेम्परेचर आना शो कर रहा है कि बॉडी कहीं ना कहीं फाइट में है, उसका वो परिणाम बाहर हीट के रूप में दे रहा है, वो कहीं ना कहीं एक क्योर का प्रोसेस चल रहा है।
लेकिन हम नहीं समझ पाते, प्रिस्क्रिप्शन हो गया, नेचुरल प्रिस्क्रिप्शन हुआ। अगर यही नेचुरल प्रिस्क्रिप्शन होगा तो आगे सांस नहीं उसकी फूलेगी। यही अगर अननेचुरल प्रिस्क्रिप्शन होगा तो फीवर जाएगा, सांस फूलनी शुरू होगी। अब जब यहाँ पे होम्योपैथी प्रिस्क्रिप्शन हुआ कि जैसे मान लीजिए किसी को कल 103 डिग्री 103 डिग्री टेम्परेचर उसका था, अब इसके बाद जब उसने कहा कि डॉक्टर साहब डोलो खाने के बाद टेम्परेचर तो चला गया लेकिन सांस एकदम फूलने लग गई, तो और ज्यादा डर आ गया ये क्या हो रहा है। तो जब वो पेशेंट इस हालत में आज कंसल्ट करा मेरे पास या किसी डॉक्टर के पास जो कोई नेचुरल ट्रीटमेंट दे रहा हो, तो उसके जो सिम्टम्स हैं, साइन है, सिमिलम, उसके जब एक उसकी मेडिसिन सेलेक्ट की गई, जब वहाँ पे मेडिसिन दी गई तो उसमें रिकॉर्ड में आप देखेंगे तो सारी चीज़ें इसमें मेंशन है कि पेशेंट का फोन आता है कि डॉक्टर साहब टेम्परेचर फिर से बढ़ रहा है। तो उसमें पूछ रहा हूँ कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सांस का फूलना भी बढ़ रहा है क्या? नहीं डॉक्टर साहब, सांस का फूलना तो पूरा लूज हो गया। तो सोचिए कैसे रिवर्स हो रहा है, जो एक सप्रेस चीजें हो रही थी वो चीजें कैसे रिवर्स हो रही हैं। टेम्परेचर 103 डिग्री गया, हो सकता है मे बी इतना रहा है तो इससे ज्यादा नहीं जाएगा, 103 जा करके फिर वहीं से फिर रिटर्न होना। आधे आधे घंटे पे जब टेम्परेचर मॉनिटरिंग करवाया तो देखा कि फिर 102 हो गया, 101 हो गया, धीरे धीरे टेम्परेचर भी चला गया और सांस का फूलना, सब चीजें सामान्य हो गई एक दो दिन में, 3 दिन में। तो ये 3 अवस्थाएं लाइफ में, हमेशा इंसान की लाइफ में, पूरे प्रकृति में, ठीक है, सोरा, साइकोसिस, सिफिलिस, इन्फ्लामेशन, इंडोरेशन एंड डिस्ट्रक्शन। एक सिंपल सा चीज सोचिए कि आप एक नया शूज खरीद के लाए हैं और वो साइज में नहीं है, उसने थोड़ा सा काट दिया, थोड़ा चलने के बाद कट गया, तो वहां पे क्या आता? पहला डिफेंस बॉडी क्या ले रही? कारण क्या है कि शूज सही साइज का नहीं है, उसको आप पहन के आप चल दिए तो थोड़ा सा जब उसने काटा तो वहां पे रेड हो जाएगा, वहां पे बर्निंग होगी, वहां पे हीट निकलने लगेगी। ये पहला डिफेंस बॉडी ले रही है। क्यों डिफेंस ले रही है? कोई कारण आ गया। कारण क्या है? शूज। अब फिर भी आप अगर पहने जा रहे हैं, उसको पहने जा रहे हैं, तो दूसरा डिफेंस बॉडी लेगी, फिर वहां पे लगातार अक्सर देखा होगा आपने कि पहनते पहनते वहां पे मोटा हो जाता है। पहला इन्फ्लामेशन से डिफेंस लिया, उससे भी कहीं नहीं काम चला, कारण नहीं हटा, तो दूसरा डिफेंस बॉडी ले रही है इंडोरेशन की, वहां पे हार्ड हो जा रही है, क्योंकि हार्ड हो जाएगी तो उसे कष्ट नहीं होगा, ऊपर से कठोर हो गया वहां। और फिर भी आप नहीं मान रहे हैं तो लास्ट स्टेज शुरू हो गई, फिर डिस्ट्रक्शन वहां शुरू हो जाता है। ये स्वभाव पे डिपेंड करता है कि अगर स्वभाव बहुत ज्यादा चंचल है, बहुत ज्यादा कहते हैं सिफिलिटिक है, तमोगुणी है व्यक्ति, तो उसमें वहां पे अल्सरेशन भी शुरू हो सकता है। तो 3 स्टेजेस में हमेशा बीमारियां प्रोसीड करती हैं। अगर हमें जीवन की समझ है, हालांकि आज तक अगर इसको पूरा डिटेल में देखा जाए तो जितने भी लोग इस दुनिया में अभी तक ऋषि मुनि हुए, जो सत्य को उपलब्ध हुए, तो जीवन के अनुभवों से एक आया है कि 7 लेयर का सारा मामला है, 7 लेयर की लाइफ है, 7 लेयर का स्वास्थ्य है, 7 लेयर का जीवन है, और 7 लेयर का विनाश भी है साथ में। अगर जीवन नहीं आया, स्वास्थ्य नहीं आया, समझ नहीं आई, वही 7 लेयर का विनाश शुरू हो जाता है, 7 लेयर की बीमारियां शुरू हो जाती हैं, 7 लेयर का डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है। तो आज इसको पूरा डिटेल में समझेंगे कि रियली में एक पेशेंट को, एक डॉक्टर को ये जागृति आनी चाहिए कि बहुत बड़ा रहस्य है इस ब्रह्मांड का, इस जीवन का, कि हम कहीं न कहीं चीजों को बहुत टुकड़ों में देख रहे हैं।
होम्योपैथी का जन्म ऐसे नहीं हुआ। डॉक्टर हनीमैन 2 साल जब प्रैक्टिस किए तो यही देख रहे हैं कि पेशेंट जो बीमारी लेके 2 महीने पहले आया था वो बीमारी अब गई, लेकिन उससे बड़ी बीमारी हाजिर हो रही है। पेशेंट बहुत खुश है कि डॉक्टर साहब ये दवा खा करके तो हमारा डायबिटीज कंट्रोल में है। लेकिन डायबिटीज कंट्रोल में ये कह के वो खुश है, लेकिन कुछ दिन बाद उसे पता चलता कि अच्छा हार्ट अटैक आ गया, हार्ट में प्रॉब्लम आ गई। ये जो डायबिटीज कंट्रोल है ना, ये सिर्फ भ्रम है। अगर आपकी लाइफ सामान्य चल रही, बहुत ज्यादा कुछ मेंटल ट्रबल में आप गुजर नहीं रहे हैं, तो हो सकता है वो अगर अननेचुरल दवा भी आप क्यों ना खा रहे हो, एलोपैथी खा रहे हो, तो हो सकता है ज्यादा नुकसान ना हो। लेकिन अगर कहीं लाइफ आपकी ट्रबल में चल रही है और आपने डायबिटीज की गोली को कंटिन्यूअस जारी किया, तो जल्दी से हार्ट या किडनी पे मामला जाने वाला है। यहाँ पे मेरे पास जब पेशेंट आते हैं तो मैं अक्सर जो है, अगर 2-4 साल से एलोपैथी खा के आए हैं तो 2 फॉलोअप ज्यादा करके, 2 फॉलोअप उसमें मैं देखता हूँ फॉलोअप में कि एक लिपिड प्रोफाइल पेशेंट का, क्योंकि एक पेशेंट आया तो बोल रहा है कि डॉक्टर साहब डायबिटीज तो हमारा कंट्रोल में है, दवा चल रही है, लेकिन धीरे धीरे अब मैं सीनियर चलता हूँ तो पहले जैसी जितनी पावर नहीं रही, बहुत ज्यादा सांस फूलने लग गई है, जैसे लगता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा भारीपन महसूस होता है। तो जब उसका लिपिड प्रोफाइल करवाया गया तो लिपिड प्रोफाइल में काफी डिस्टरबेंस निकला, मतलब काफी डिस्टर्ब था लिपिड प्रोफाइल, अर्थात ब्लॉकेज की कंडीशन आ रही थी, जिसकी वजह से हार्ट पूरा फंक्शन में नहीं था, तो सांसें उसकी फूलती थी। अब जब उस पेशेंट का ट्रीटमेंट यहाँ पे शुरू हुआ तो सारी चीजें उसे बताई गई, समझाई गई कि देखिए इसको आप समझने की कोशिश करिए कि आपको सिर्फ ये लग रहा कि आपका डायबिटीज कंट्रोल में है, लेकिन लाइफ क्योंकि टेंशन में लगातार जा रही है, तो जिसको आप समझ रहे हैं कि आपका डायबिटीज दवाओं से कंट्रोल में है, वो धीरे धीरे आगे चल करके आपके हार्ट को, मतलब एक मोर इम्पोर्टेंट आर्गन को निशाना बनाना शुरू कर दिया। तो डायबिटीज में फास्टिंग और पीपी और एक लिपिड प्रोफाइल, दोनों को जब कंसीडर किया गया, देखा गया, तो जब 1 महीने की दवाई दी गई और बोल दिया गया कि एलोपैथी मत लीजिएगा, पेशेंट 1 महीने बाद जब आया तो उसकी एक बोला कि डॉक्टर साहब सांस फूलने में तो काफी आराम मिल गया, और ये भी बोला गया था कि लिपिड प्रोफाइल और दोनों जांचें करवा लीजिए। तो उसमें लिपिड प्रोफाइल का लेवल नीचे आने लगा, लेकिन इधर डायबिटीज बढ़ रहा। इतने में ही तो बहुधा जिनकी समझ नहीं डेवलप हुई, समझाने के बावजूद भी पेशेंट नहीं, वो हट लेते हैं कि डॉक्टर साहब आपने तो मेरा डायबिटीज बढ़ा दिया। उन्हें बोला जाता है कि ये हार्ट आपका क्लियर हो रहा है, ये डायबिटीज क्योंकि इतना सालों से आपने दवाई खाई है, एक लेवल पर बढ़ करके फिर वापस आना नॉर्मल की तरफ शुरू होएगा। ऐसा बहुत सारे पेशेंटों में देखा गया, कोई चीज ऐसी नहीं बोल दी जाती। एक केस अभी आया था लेटेस्ट, अभी जो है पायलट का केस था, तो उनका डायबिटीज बहुत स्ट्रेस की वजह से लगभग 400 बढ़ गया था, 400 था। तो हालांकि उनको जो है होम्योपैथी पे विश्वास था कि वो एलोपैथी कंसल्ट नहीं किए, तो होम्योपैथी में आए। तो जब हिस्ट्री ली गई तो कहीं कहीं कुछ पहले कुछ सोरी कंडीशन थी जो एलोपैथी दवाई से सप्रेस हुई, तो उन्हें दवा दी गई। बस 1 महीने बाद ही उन्हें 1 महीने की दवाई दी गई थी, 1 महीने में उनके बीच में 2-3 बार कॉल आया कि डॉक्टर साहब जो है वायरल फीवर हो गया है, बहुत ज्यादा स्नीजिंग हो रही, बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा है, बीच में जो है डायरिया की कंडीशन आई। तो ये सारी चीजों में मैंने कोई बोला कि कोई दवाई आपको लेनी नहीं है, ये सब चीजें सब इंडिकेट कर रही हैं कि आप बेटर की तरफ जा रहे हो, आप ठीक होने जा रहे हो। आप बड़ी चीजें हटती हैं तो छोटी चीजें आती हैं, जीवन का ये नियम है, कुदरत का, एनर्जी का नियम
कि प्रकाश आ जाता है तो अंधेरा वहां से गायब हो जाता है। अब 1 महीने बाद जब दोबारा रिपोर्ट की गई, मॉनिटरिंग की गई डायबिटीज की, तो काफी हद तक एकदम सामान्य अवस्था में है। ये क्योर है, ये सही डायरेक्शन है। ये जो बातें बोली जा रही इसका अब होता क्या है कि जब तक कहीं से एक सच का प्रमाण न दिया जाए, चीजों को टोटलिटी पे नहीं बोला जाए, हो सकता है हम जो बोल रहे हैं हमारा ऑब्जर्वेशन ये सब गलत। कैसे जाने कि हाँ रियली में जो बातें बोली जा रही एक अनुभव पे आधारित है, एक सच पे आधारित है, कहीं न कहीं जीवन में दिखी हैं। अब उसको और डिटेल में समझने के लिए अभी तक जितने भी लोग सच को जाने हैं, वो जीवन को 7 पार्टों में डिवाइड करते हैं, जो भी अनुभव में अभी तक आया है। तो शुरू करते हैं, एक 7 का क्या मिस्ट्री है, ये 7 क्यों महत्वपूर्ण हमारे लिए। 7 लेयर ऑफ सप्रेशन, ए स्पिरिचुअल एंड होम्योपैथिक अंडरस्टैंडिंग। एक होम्योपैथी मेडिकल साइंस के तहत चीजों को समझते हैं, इसमें स्पिरिचुअलिटी जोड़ेगी। जितने भी अभी तक सत्य को उपलब्ध लोगों ने अभी तक जो ऑब्जर्व किया है लाइफ के बारे में, जीवन के बारे में, बीमारियों के बारे में, कि रियली में हम इस कसौटी को आज देखेंगे कि हम सही हो रहे हैं, हमारा पेशेंट सही हो रहा है, या लगातार उसकी बीमारियां बढ़ रही हैं। इन बोथ स्पिरिचुअलिटी एंड मटेरियल अंडरस्टैंडिंग द नंबर 7 is often considered a symbol of completeness। 7 नंबर डाल के गूगल किया गया है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, चैट जीपीटी भी कर सकते हैं। वो 7 के बारे में जितना भी है हिस्ट्री सब उठा के आपके सामने कर देगा। अब चीजों तो बहुत नॉलेज में पड़ी हुई हैं, लेकिन उसको सच की कसौटी पर उतारना, उसको हर चीज को जोड़ लेना, क्योंकि ये ब्रह्मांड एक यूनिट है। यहाँ कोई भी चीज अननेसेसरी नहीं है, टुकड़ों में नहीं है, सब कुछ जुड़ा है। हमारी समझ ही इतनी बड़ी नहीं है कि हम चीजों को एक करके देख लें। पूरा वननेस है। पूरा ब्रह्मांड एक यूनिट है, ये माइंड बॉडी सब कुछ एक यूनिट है, कहीं से कोई चीज अलग नहीं है। तो गूगल ये बता रहा है कि 7 जो सिंबल है ये जो है कंप्लीटनेस को दिखाता है। 7 में चीजें कंप्लीट हो जाती हैं। कंप्लीटनेस एंड साइक्लिसिटी, 7 में साइकिल कंप्लीट, हर चीज गोल गोल है ना। जीवन है, फिर मौत आ जाएगी, देखिए वहीं पे जाके मामला रुक जाएगा। जीरो से आए थे, फिर एक जीवन की यात्रा, फिर जीरो में जाके मुलाकात हो जाएगी। हर चीज गोल गोल है, राउंड राउंड। लाइक 7 days, 7 दिन हो गए, 7 दिन रखे गए हैं। देखिए एक प्रिज्म के माध्यम से जब लाइट को गुजारा जाता है तो 7 कलर में वो बढ़ जाती है। इस 7 की मिस्ट्री समझिए, 7 कलर ऑफ लाइट। अभी तक 7 चक्र की खोज हुई। हमारी बॉडी में 7 चक्राज हैं, नीचे मूलाधार से लेकर सहस्रार। इन बुद्धा 7 symbolize the 7 stage as practices that guide individual on their journey toward spiritual enlightenment। 7 सिंबल बुद्धा में भी दिए गए कि जब जीवन की यात्रा शुरू होती है तो हर एक इंडिविजुअल इन स्टेजेस को क्रॉस करते हुए
स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट की जर्नी में आगे जाता है, क्योंकि पूरा डिटेल यहाँ पे नहीं बताया जाएगा, क्योंकि होम्योपैथी मेडिकल साइंस है, बीमारियां हैं, तो इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी, ताकि आगे चीजें आसानी से हमारे समझ में आ जाए। कि जब तक कोई भी चीज टोटलिटी पे नहीं बताई जाएगी, आज देख लीजिए कितनी रील्स, कितने नॉलेज टहल रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कोई चीज बुरा नहीं टहल रहा, हम जोड़ नहीं पा रहे। बहुत ज्यादा नॉलेज से भर गए। क्रिश्चियनिटी में अगर देखा जाए तो क्रिश्चियनिटी 7 ऑफ्टन एसोसिएटेड विथ परफेक्शन, कंप्लीटनेस। क्रिश्चियनिटी में भी 7 को परफेक्शन बोला गया, उसमें भी कंप्लीटनेस बोला गया कि 7 एक कंप्लीट नंबर है। एंड होलीनेस, टोटलिटी। 7 days गॉड क्रिएशन वर्ड इन 6 day, इन 7th day रेस्ट। मतलब 7 दिन में गॉड ने सब कुछ क्रिएट किया, 6 डेज तक क्रिएट किया, और 7वें दिन वो रेस्ट में गए, संडे को रेस्ट में गए। द नंबर 7 होल्ड सिग्निफिकेंस इन द कुरान अपीयरिंग इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट सच एज 7 heaven। कुरान में भी एक्सप्लेनेशन है कि 7 heaven है। द 7 लेवल ऑफ हेल, 7 हेल भी हैं, 7 heaven है, स्वर्ग है, तो 7 नरक भी है। स्वास्थ्य है तो बीमारी है। एंड 7 day ऑफ क्रिएशन, उसमें भी 7 day ऑफ क्रिएशन है। इसीलिए वहां पे 7 साइकिल अराउंड द काबा, काबा के अराउंड 7 साइकिल लगाई जाती है, 7 चक्र लगाए जाते हैं। फर्स्ट सूरा चैप्टर ऑफ द कुरान, फर्स्ट चैप्टर में ये पूरा एक्सप्लेन किया गया। कुरान आल फतिहा है 7 वर्सेस, 7 वर्सेस। अगर आगे न्यूमेरोलॉजी में देखा जाए तो न्यूमेरोलॉजी 7 इज द इंट्यूशन, 7 नंबर इंट्यूशन का है, जो अंदर से इंट्यूशन आता है, जहां पे बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन वो जो इंट्यूशन आ रहा है वो सत्य का इंट्यूशन होता है। एंड सीकिंग डीपर नॉलेज। हिंदू धर्म में 7 फेरा होते, 7 फेरा, 7 फेरे 7 जन्मों के। अगर एक एक जन्म रिदमिक चल रहा, नेचुरल चल रहा, तो 7 जन्म में अपने आप चीजें क्लियर हो जाती हैं, स्पष्ट हो जाती हैं कि सत्य क्या है, जीवन क्या है। लेकिन इस 7 की जो यात्रा है ना, ये बहुत घौच पौच हो गई। कहीं स्पीड बड़ी हाई हो गई, कहीं स्पीड बड़ी स्लो हो गई। मोस्टली लोग फर्स्ट और सेकंड लेयर पे अटके पड़े हैं। बहुत लोग स्पीड में 5वें 6वें लेयर पर भाग गए हैं, लेकिन उसके बाद फिर पागलपन आ जा रहा, ईगो चरम पे आ जा रहा कि हम तो बहुत जल्दी महान हो गए, बहुत ज्यादा हमें रिचनेस आ गई, सब कुछ है हमारे पास, बड़ा बड़ा घर, बंगला, गाड़ी, सब कुछ है, लेकिन जिंदगी अंदर तबाह की। स्पीड जब बढ़ जाती है तो जो 7 फेरा लिया जाता है उसमें 7 वचन है, वो एक एक जन्म के चीजों को एक्सप्लेन किए हैं। और मूर्ति के अराउंड हिंदू धर्म में भी 7 चक्कर लगाए जाते हैं। एक्चुअली मूर्ति क्या है, वो अपना ही बॉडी का पूरा जो ऊपर गुंबद होता है, पूरा हेड है,
ये पूरा 7 चक्कर है, इसी के हम अपने ही एक्चुअल में वो केवल सिंबलाइज किया गया, एक्चुअल में हम अपने ही अंदर जो 7 चक्कर है उसी के चक्कर लगा रहे हैं, उसी को समझने में लगे हुए हैं। अगर बॉडी को ऐसे भी आप बांटिए तो 7 बॉडी, माइंड, सोल, सुप्रीम सोल, साइकी, 7। अगर आप मटेरियल को देखा गया, साइंस जो सुपरफिशियल साइंस के रूप में आप सोच सकते हैं, तो उसमें भी देखिए मैटर को अगर हम उसको छोटे छोटे बहुत उसको डीपेस्ट डीप डीप धीरे धीरे जाएं तो उसमें सबसे पहले आप क्या बोल देते हैं, मैटर है। कोई चीज नेकेड आई से आपको दिख रहा मैटर है, मैटर को आपने तोड़ा मालिक्यूल दिखा, मालिक्यूल को आपने तोड़ा एटम दिखा। एक समय था 10-15-20 साल पहले तो एटम तक ही सारा मामला सीमित था, अब तो क्वांटम फिजिक्स देखिए कहाँ पे जा रही है, एटम के आगे मामला सब कहाँ तक निकल गया, फिर एटम के आगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फिर उसके आगे बोसॉन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, फिर आगे डार्क मैटर, फिर आगे डार्क एनर्जी, ये सब देखिए सारे लेयर्स। और इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्वांटम फिजिक्स 7 नंबर रिलेटेड टू 7 essential element आर प्रिंसिपल दैट अंडरपिन द फील्ड। क्वांटम फिजिक्स में देखा जाए तो वहां पे भी 7 लेवल पे इस मैटर को समझाया गया है। पहला है पार्टिकल आर वेव एंड वाइस वर्सा, पार्टिकल जो है वो वेव भी है और पार्टिकल भी है, दोनों है। हमारे देखने का नजरिया क्या है, सच की नजरिए से देखेंगे तो सब कुछ वेव दिख रहा है, बहुत मटेरियल नजरिए से देखेंगे तो हर चीज मैटर ही दिख रही है, वहां वेव नहीं दिखेगा। बस इतना ही मामला है। इसका आगे का मामला है क्वांटम स्टेट आर डिस्क्रेट, क्वांटम जो स्टेट होती हैं डिस्क्रेट होती हैं, मतलब अलग अलग उसके लेवल्स होते हैं। तीसरा प्रोबेबिलिटी इज ऑल ओवर वी वर नो, प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी चीज के एस पी डी एफ जो सब सेल्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब चीजों के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है। मेजरमेंट डिटरमाइन रियलिटी, जो मेजरमेंट किया जाता है वो उसकी रियलिटी को डिटरमाइन करता है चौथे नंबर पे। पांचवा क्वांटम कोरिलेशन आर नॉन लोकल, जो क्वांटम में कोरिलेशन है वो नॉन लोकल। अगर इसको बहुत डिटेल में अगर यहाँ पे चर्चा की जाए तो बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा, इसलिए इसको आप डिटेल में सब कुछ गूगल करके पढ़ सकते हैं। 6 नंबर पे एवरीथिंग इज नॉट फॉरबिडन इज मैंडेटरी। 7 नंबर पे क्वांटम फिजिक्स इज नॉट मैजिक, फिर भी आगे बोल दिया। हालांकि धर्म के मार्ग पे, सत्य के मार्ग पे लास्ट में हर चीज मैजिक ही दिखता है, जादू है, पूरा ब्रह्मांड जादू के जैसे दिखता, लेकिन क्योंकि ये क्वांटम फिजिक्स है, भौतिक वैज्ञानिक हैं, तो उन्हें जो है उनको ये लग रहा है कि चीजों को हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं, मैजिक नहीं है। पीरियाडिक टेबल अगर देखा जाए तो 7 पीरियड इन पीरियाडिक टेबल। फिर इस मटेरियल जगत को छोड़िए तो और आगे आइए तो 7 लेयर ऑफ कॉन्शसनेस, अगर इसको भी आप गूगल करें 7 लेयर ऑफ कॉन्शसनेस रिफर टू ए मॉडल ऑफ 10 एट्रीब्यूट टू रिचार्ड बैरेट। एक रिचार्ड बैरेट है, ए ब्रिटिश ऑथर अबाउट ईगो सोल डायनेमिक्स। ईगो क्या है, सोल क्या है, उसकी डायनेमिक्स पे बात करने वाले एक ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट हैं। तो उन्होंने भी 7 लेयर में जो है ह्यूमन कॉन्शसनेस को बांटा है। पहला सर्वाइवल, बहुत इनिशियल स्टेज है सर्वाइवल, सब लड़ रहे हैं कि अपने सर्वाइवल के लिए। सर्वाइवल के बाद जो है स्थिति थोड़ा सा रिलेशनशिप में आती है, हमारे रिश्ते कैसे उन्हें थोड़ा सा बेटर कर लें। अभी देखिए अगर शुरुआती दौर में रोटी कपड़ा मकान ही नहीं तो वहाँ रिश्ते भी बहुत टेंशन में चलते हैं, रिलेशनशिप। फिर इसके आगे जब रिलेशनशिप के बाद सेल्फ एस्टीम डेवलप होती है, फिर इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू होता है। धीरे धीरे अगर सेल्फ एस्टीम आई तो वहां पे चीजें क्लियर होती हैं
कि अब क्या चीज है। फिर इंटरनल कोहेशन, फिर अंदरूनी बहुत सारी चीजें ऐसी घटती हैं। फिर लास्ट में मेकिंग ए डिफरेंस, हर चीज फिर अलग अलग नजर आती है। शुरुआती दौर में अगर मेंटल एबिलिटी इतनी नहीं है, जब में इंसान की समझ इतनी नहीं है, तो उसको हर चीज लगता है एक ही चीज तो है। लेकिन जैसे जैसे जीवन की समझ बढ़ती है तो लगता है हर चीज अलग है, लेकिन अलग होते हुए भी एक दूसरे से कनेक्ट है। इंटरनल कोहेशन, मेकिंग ए डिफरेंस, लास्ट में सेल्फलेस सर्विस। लास्ट में जब लाइफ समझ आ जाती है तो वहां पे जो सेवा होती है सेल्फलेस सर्विस हो जाती है। अर्थात एक समझ डेवलप होती है, एक सच उतरता है, तभी हम सेल्फलेस सर्विस कर सकते हैं। उसके पहले जितनी सेवा होती है उसमें बहुत ही पजेशन है, बहुत ही नरक है। ऐसी सेवा से बच के रहें। एक डेविड हॉकिंग्स, ए अमेरिकन साइकेट्रिस्ट है। उन्होंने लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को ऐसे, उनके पास कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं जिससे वो मेजर करके, जितने भी पेशेंट और डॉक्टर हैं, साइकोलॉजिस्ट भी हैं, तो वो जो है पेशेंट को, जितना उन्होंने पेशेंट देखा उसकी अगर उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला कि पेशेंट, जितने भी पेशेंट आते हैं उनका एक लेवल है, उस लेवल के आधारित ही उसके सिमल्मा में ही उसे उस लेवल तक ठीक किया जाएगा। कि ऐसा नहीं, अगर बहुत लोएस्ट लेवल पे, जैसे 7 लेयर का वो जो जन्म बताया जाए, 7 जन्म होते हैं, तो अगर पहला लेवल है तो पहले लेवल पे ही बहुत बड़ी सत्य की बात उतर जाएगी तो बहुत दिक्कत होएगी, बहुत परेशानी होएगी। तो एक उसका भी एक लेवल आता है समझदारी का, कि जब जीवन में हर चीज समझ में आने लगती है तो उसका एक जब लेवल होता है तभी चीजें समझ में आती हैं। तो इन्होंने भी कुछ ऐसे ही देखा। इन्होंने पहले स्टेज पे, सबसे लोएस्ट लेवल पे इन्होंने देखा कि सेम की कंडीशन है, जहाँ पे इंसान की लज्जा, शर्म, मोह, छोटी छोटी बातों के लिए सरवाइव, निगेटिविटी, निगेटिव इमोशंस, ये लोअर ब्रेन से हायर ब्रेन की तरफ हमारा डेवलपमेंट है। तो नीचे वाली जो एक कहते नहीं जानवरों की कंडीशन। फिर इसके आगे देखिए, सेम के आगे गिल्ट, गिल्ट के आगे एपैथी। सब अपना लेवल समझ सकते हैं कि हम कहाँ पे हैं। ये जितने भी वर्ड बोले जा रहे हैं ये सब ग्रेजुअल प्रोसेस में, आगे देखिए जीवन कैसे कैसे हमारी साइकी आगे जा रही है। एपैथी, फिर आगे ग्रीफ है, फिर फियर आएगा, फिर यहाँ डिजायर्स आनी शुरू होती हैं। शुरुआती दौर में डिजायर्स ही नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा पा गए उछल गए, थोड़ा सा नहीं मिला तो एकदम पाताल लोक में चले गए। फिर डिजायर के बाद एंगर, अब एंगर आ रहा है। एंगर क्यों पैदा होता है? अब कोई चीज मिल रहा और मिले, नहीं मिले तो गुस्सा। फिर उसके बाद प्राइड, अहंकार डेवलप हो रहा, प्राइड। प्राइड के बाद करेज आएगा, साहस वहां डेवलप हो रहा है। देखिए पहले साहस नहीं था, रहा होगा तो, साहस किसमें नहीं, सब में, लेकिन थोड़ा सा। ये हर चीज हर व्यक्ति में मिलेगी, लेकिन आगे की चीजें जैसे जैसे आगे जाएंगे उसकी जब प्रोमिनेंसी आती है तो जो गिल्ट की मात्रा बहुत कम हो जाएगी। इसे बोला जाता है ना, कोई भी इस दुनिया में पाप से मुक्त नहीं, कोई चाहे सत्य को उपलब्ध हो जाए, तो कुछ परसेंट में इम्प्योरिटी उसके अंदर भी होती है। हाँ, अच्छाइयां बढ़ गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई। फिर करेज के बाद न्यूट्रलिटी आती है, जहां पे थोड़ा सा इंसान न्यूट्रल होना शुरू होता है। फिर आगे विलिंगनेस आएगी। फिर आगे एक्सेप्टेंस आएगा, कि चीजों को स्वीकार करने लगते हैं, हर चीज में फाइट नहीं करते, ठीक है, सब दिखने लग गया धीरे धीरे। इनर लाइट, एक अंदर एक कहते ना, एक लाइट आने लगती है, कि चीजों की समझ आने लगती है, एक इनर विजडम आने लगता है, अपने आप से प्रेम बढ़ने लगता है, इनर लव। फिर वननेस की फीलिंग होने लगती है, लगता है कि यार सब सब जुड़ा हुआ है, सब कनेक्ट है, वननेस। फिर प्रेजेंस, फिर इंसान धीरे धीरे प्रेजेंट में जीने लगता है, प्रेजेंट में आने लगता है। बहुत ज्यादा पहले एक ही चीज को लेके बहुत ज्यादा सोचेगा, बहुत ज्यादा, या तो फ्यूचर का, बहुत ज्यादा है पास्ट का, लेकिन अब धीरे धीरे लाइफ प्रेजेंट में जीने लगता है, बहुत ज्यादा कुछ दिमाग में लोड नहीं है, नॉन ड्यूअलिटी आ जाती है।
कि जो हर चीज को हम तोड़ लेते हैं एक दो में, सुख दुख लाभ हानि, और ड्युअलिटी धीरे धीरे गिरने लगती है। अवेयरनेस आ जाती है जहां पे आप विटनेस से होते हैं, जहां पे प्योर चेतना आपकी धीरे धीरे कमांड लेती है और चीजों को आप सिर्फ देखते हो, बायस्ड नहीं होते हो आप किसी चीज के प्रति कि पहले से कोई प्रायोरिटी आपने बना ली थी तो ऐसे ही है, नहीं। अवेयरनेस, द ग्रेट वाइड, बहुत खालीपन आ जाएगा, जैसे लगता है कि अब तो कुछ एकदम जीवन एकदम खाली हो गया, एकदम आनंदित। ऐसा नहीं कि वहां दुख नहीं है, क्योंकि वो बहुत गहरे डीप दुखों से गुजर के ही वो आनंद की घटना भी घटती है। वो दोनों साथ में जुड़े हुए, अलग कहीं पे नहीं, बस आयाम बढ़ जाते हैं। सच के आगमन से जो सफरिंग है उतनी नहीं एहसास होती है जितनी पहली अवस्था में एहसास होती है। द ग्रेट वाइड, डिवाइन ग्रेस एंड लव यूनियन, डिवाइन ग्रेस पैदा होती है। मतलब अभी अपना जीवन सही हुआ तो सब हम बहुत दूर तक चीजों को सोचने लग जाते हैं, समाज भी है, परिवार भी है, दुनिया भी है। सुप्रा काजल ट्रुथ, फिर और चीजें बियॉन्ड होती हैं, और लास्ट में फुल कॉन्शसनेस। यहाँ पे बुद्ध पढ़े हैं, महावीर पढ़े हैं, कृष्ण पढ़े हैं। ये देखिए कैसे आगे जीवन बढ़ा है। इसको भी 7 लेयर में इसको आप बांट दीजिए ऐसे जीवन। अब सबसे बड़ा उदाहरण हम लेते हैं कि बॉडी के बारे में, ठीक है, थोड़ा चक्रा से समझेंगे कि कैसे हमें एक पेशेंट को भी ये बात को सोचना है, ठीक है, क्योंकि पेशेंट सबसे ज्यादा सफरिंग में है। अब किसी डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर से, क्योंकि जब पेशेंट डॉक्टर के सामने ये बात बोलेगा, क्योंकि बहुत सारी कंडीशन में ऐसे जब जीवन अपना खुद होश में नहीं है तो हम, जाहिर सी बात है कि अगर हमें जीवन की समझ नहीं तो हम पेशेंट के साथ वही करेंगे जो हमारे साथ हो रहा है। तो कम से कम डॉक्टर को भी जब पेशेंट बोलेगा कि डॉक्टर साहब ये मेरी बीमारी थी इससे तो अब तो बड़ी हो रही है, तो या तो पूरी टोटलिटी उस पेशेंट के जीवन की वो डॉक्टर देख रहा है, वो समझा भी देगा कि हाँ आपकी दवाई तो नेचुरल चल रही है लेकिन आपकी लाइफ ही ऐसी चल रही है, तो कम से कम चलो अगर इस स्पीड से बीमारियां आपकी बढ़ रही हैं तब भी बहुत ही जो है बुरी स्थिति में आप नहीं जाने पाओगे, क्योंकि स्थितियां ऐसी हैं। नहीं, अगर कहीं लगता है कि नहीं कि हाँ दवा गलत है या पेशेंट की लाइफ तो बहुत अच्छी है लेकिन यहाँ इससे बड़ी चीज इसको नहीं आनी चाहिए थी, ऐसा इसकी लाइफ में भी कुछ नहीं है, तो कहीं कहीं डॉक्टर को भी सोचना है कि हमारी मेडिसिन में कोई फॉल्ट हो सकता है, हमसे कोई फॉल्ट हुआ होगा। ये कितना ये स्वाभाविक है, ये कितना मैत्री भाव होता है एक पेशेंट के बीच में। यहाँ कोई ईगो की बात नहीं होती है यहाँ, क्योंकि अगर पेशेंट आएगा लगातार, अगर गलती हमने करी है, अगर हम बार बार डिफेंस में जाने वाले हैं तो हम भी तो उतना ही बीमार पड़ने वाले हैं। कब तक डिफेंस में जाएंगे अपने आप को लेके कि आ गया है पेशेंट, अब अभी सुनाएगा हमें। तो चाहे कितना भी कोई ईगो लेके आया हो, कुछ भी लेके आया हो, कितनी भी खतरनाक डिटेरियोरेट उसकी क्रॉनिक बीमारी है, जब रियलिटी आप बोलते हैं ना तो उसके जीवन में हीलिंग शुरू हो जाता है। लेकिन इस सच को स्वीकारना है, इस पेशेंट को भी बताना है कि देखो अभी तक जो ट्रीटमेंट हुआ है इसमें लगातार चीजें बढ़ी हैं, इसमें घटी नहीं है, लगातार चीजें बुरी हो रही हैं। इसकी समझ आप डेवलप करो कि अगर पहले की बीमारी से खतरनाक अब स्थिति हो रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी दवाई तो चल रही है लेकिन हमारा जीवन नहीं बदल रहा। बस इतना ही अर्थ है कि जीवन नहीं बदल रहा। डॉक्टर साहब लीवर हमारा फर्स्ट ग्रेड था पहले, अभी आप सेकंड और थर्ड ग्रेड हो गया। लेकिन डॉक्टर साहब एक सच बता रहे हैं कि इस समय हमें फाइनेंशियल बहुत ट्रबल आई, इस समय 2-4-6 महीने से फाइनेंशियली इतना ट्रबल में हूँ। तो सोच लीजिए आप, इसका मतलब आपने जो दवाई चलाई उसका प्रभाव उतना नहीं है जितना उसकी लाइफ में वो है, ऊपर से हिंड्रेंस आ गया। यहाँ भी सोचना आपको इस चीज को। तो चक्रा के माध्यम से आज समझते हैं कि चक्रा क्या है, ठीक है, और उससे संबंधित जितने भी चक्र हैं उससे संबंधित हमारे बॉडी में ऑर्गन्स हैं।
जो चक्रा के कंट्रोल्स में होते हैं, सब सारी चीजें आप गूगल करेंगे तो मेंशन है सब, कहीं कोई चीज नई नई नहीं निकाल कर दे रहे हैं, बस थोड़ा सा जोड़ने का प्रयास हम कर रहे हैं। अगर जोड़ के चीजें समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। हम भी समझने की ही कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम बहुत ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा कुछ आ गया है, जीवन बहुत विशाल है। चक्रा आर थॉट टू बी एनर्जी सेंटर इन द बॉडी दैट आर एसोसिएटेड विद डिफरेंट ऑर्गन। चक्रा क्या है? एक एनर्जी के सेंटर हैं, इसको आप नेकेड आई से नहीं दे सकते, कोई ऐसा भी इंस्ट्रूमेंट भी नहीं बना है जो इसको पकड़ ले जाए। ये साइकिक पार्ट है, सब एनर्जी है, ठीक है, उन्हें आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा यंत्र नहीं बना जो उसे पकड़ ले, ठीक है, इसको समझना ही है आपको। पहला चक्र है रूट चक्र, इसका नाम मूलाधार चक्र भी है। फिजिकल बॉडी, इसको आप फिजिकल बॉडी, मटेरियल बॉडी कह सकते हैं, जहां पे फिजिकल बॉडी निर्मित होती है। मूलाधार चक्र। सेक्सुअल एनर्जी, सेक्सुअल एनर्जी का बाहरी प्रयोग क्या है? बाहरी क्रिएशन, मनुष्य का, जीवन का, पशु पक्षियों का, सब में देखिए क्रिएट चीजें हो रही हैं, संसार कैसे बनेगा? तो फिजिकल रेजिलेंस एंड द एनर्जी स्टेबिलिटी, सेक्सुअल ऑर्गन। तो पहला जो रूट चक्र है, इसके अंडर में जितनी भी चीजें आती हैं, जैसे क्या क्या आएंगे, सेक्सुअल सारे ऑर्गन आ जाएंगे, इसी में स्किन आती है, क्योंकि स्किन सेंसुअलिटी है, स्किन का भी टच, एक लव का टच है, एक सेक्सुअलिटी का टच है, दोनों अलग अलग टच होते हैं। किसी को आप टच कर रहे हैं तो एक प्रेम में भी एक टच होता है, यहाँ पे हीलिंग्स होती हैं, यहाँ पे अच्छा लगता है। एक सेक्सुअल टच भी होता है जो थोड़े समय के लिए हो सकता है, अच्छा लगे। तो इस चक्र में देखा जाए तो दो पॉसिबिलिटी हैं, टू पॉसिबिलिटीज। न्यू फिजिकल लाइफ यहीं से शुरू होती है, और यहीं से जीवन यात्रा ऊपर चक्रों पे शुरू हो सकती है। सेक्सुअल एनर्जी मतलब स्पर्म अगर बाहर गया तो एक बाहर जीवन का निर्माण कर देगा, लेकिन उसका एक कहते हैं फिजिकल कंटेंट बाहर गया तो एक फिजिकल शरीर का निर्माण कर देगा, लेकिन उसी का एक एनर्जी वाला पार्ट अगर अपने अंदर ऊपर गया तो ब्रह्मांड से एक यूनियन होता है, कनेक्शन होता है, डिवाइन कनेक्शन, जिसमें आपका नया जन्म होता है, जिसमें सत्य का प्रादुर्भाव होता है। तो यहां से न्यू फिजिकल लाइफ स्टार्ट होती है और यहीं से ब्रह्मचर्य भी स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें कौन कौन से देखिए ऑर्गन आए आपके, जितने भी सेक्सुअल ऑर्गन है, सारी चीजें हैं, ठीक है। फिर आगे दूसरा चक्र है सैक्रल चक्र, स्वादिष्ट स्वादिष्ठान चक्र। इमोशनल और इथेरिक बॉडी, लिम्बिक सिस्टम भी बोल सकते हैं, एनर्जी बॉडी भी बोल सकते हैं, वाइटल बॉडी भी बोल सकते हैं। डॉक्टर हनीमैन बार बार वाइटलिटी की बात करते हैं। जितने भी आपके अंदर फ्लूइड हैं, स्पेशली ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्लूइड, जिस फ्लूइड में सारे बायोकेमिक रिएक्शंस चल रहे हैं, वो सब वाइटलिटी। तो इसमें इस दूसरे लेवल पे देखिए फियर है, हेट है, एंगर है, साइकी के लेवल पे। एक फिजिकल लेवल पे हम बॉडी में कौन से ऑर्गन है, मतलब एक चक्रा, उससे कौन सी साइकी है, उसकी कौन सी मेंटल लेवल क्या है, और दूसरा फिजिकल पे कौन से बॉडी को ज्यादा करके वो गवर्न कर रहा है। हालांकि सातों चक्र बॉडी में हर चीज को कंट्रोल कर रहे हैं। अगर ये चीज यहां बोला जा रहा है तो इतना समझना है कि अगर नीचे मूलाधार चक्र की बात की जा रही तो उसमें ज्यादा सेक्सुअल ऑर्गन ज्यादा उससे कनेक्टेड प्रभावित होंगे। अब इसे देखा गया कि जैसे सेक्सुअल ऑर्गन है, बहुत ज्यादा उसमें डेविएशन है, बहुत ज्यादा पेनिस में प्रॉब्लम है और ज्यादा समस्या आ रही है, तो कहीं ना कहीं आप उस पेशेंट को देखिएगा सेक्सुअल ऊर्जा उसकी बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं डेविएटेड है। सेक्सुअल ऊर्जा ही कन्वर्ट होके तो लव एनर्जी में कन्वर्ट होती है, स्पिरिचुअल लव में कन्वर्ट होती है, लेकिन वही चीज
अगर नीचे की तरफ ही बह रही हो तो बहुत ज्यादा डेविएटेड होकर बहुत ज्यादा परवर्जन कर देती है, और वहीं से उस परवर्जन से, उस डिल्यूजन से, वहां से बहुत सारे वो जो हमारे आर्गन्स हैं वो निशाने पे आ जाते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि पेनिस पे कोई इरप्शन आ गया, कोई वहां पे अल्सरेशन हो रहा है, तो सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि आप एक मेडिसिन दे दीजिए वो ठीक हो जाएगा। वहां से उसकी साइकी को आप कंफर्म करिए, उस सेक्सुअल एनर्जी से रिलेटेड ही कहीं कहीं डेविएशन उसकी लाइफ में, उसको आप सर्च करिए, पता चलेगा। यही कनेक्शन हमें जोड़ना है सदा। तो चाहे होम्योपैथी में आप देख लीजिए, चक्रा की बात कर लीजिए, आप ज्योतिष में आप देख लीजिए, 12 ग्रह हैं, सबकी अलग अलग एक साइकी है, हर व्यक्ति को कैसे पहचानते हैं, उससे रिलेटेड उसकी बीमारियां, हर ग्रहों की अलग बीमारियां हैं। जब चीजें कनेक्ट हो जाएंगी तो फिर दिखना भी शुरू हो जाएगा, चीजें आसानी से समझ में आ जाती हैं। तो दूसरे में फियर है मेंटल लेवल पे, हेट है, एंगर है, इज नेचुरल पोटेंशियल है इसका। हेट, हियर, एंगर इज नेचुरल पोटेंशियल, दिस सर्वाइवल मेजर इट्स फर्स्ट पॉसिबिलिटी। ये सर्वाइवल के लिए पहली पॉसिबिलिटी है। फियर बुरा भी होता है, फियर अच्छा भी होता है। आग से अगर हम डरेंगे नहीं तो उसमें हम कूद जाएंगे। रोड क्रॉस करना है तो हमें देखना पड़ेगा, थोड़ा सा डरना पड़ेगा। तो एक डर आता है जब हम झूठ के रास्ते पे चल पड़ते हैं, तो एक डर वो है जो जिंदगी तबाह करता है, एक डर नेचुरल है, एक सेंसिटिविटी है, एक सर्वाइवल के लिए, एक एंगर सर्वाइवल के लिए। दिस इज सर्वाइवल मेजर इट्स फर्स्ट पॉसिबिलिटी। तो पहली पॉसिबिलिटी सर्वाइवल है, दूसरी सेकंड पॉसिबिलिटी इज लव। अब यही चीज अगर आपका फियर, हेट, एंगर, लव, कंपैशन, फियरलेसनेस में कन्वर्ट हो सकता है। जितने भी चक्र ऊपर आप जाएंगे, ऐसे ऊपर जैसे नजदीक पहुंचेंगे वहां पे कम है, लेकिन नीचे से जैसे आप ऊपर आएंगे तो हर चक्र की दो पॉसिबिलिटीज हैं। ये आज्ञा चक्र है। देखिए होम्योपैथी में एक रेमेडी है मेडोराइनम। तो मेडोराइनम में जब क्लियर किया जाता है तो उसको एक क्लियर वायंस होता है, उसको कहता है डॉक्टर साहब कहीं भी घटना हो रही है वो हमें पता चल जाता है। ये बताइए एक त्रिकालदर्शी भी तो होता है, उसे भी तो पता चल जाता है। एक व्यक्ति जिसकी ऊर्जा इम्बैलेंस है, एकाएक यहाँ का चीज एक्टिवेट हो गया है, बाकी चीजें अभी रिदम में नहीं है, लयबद्ध नहीं है, तो वहीं से बड़ी बड़ी उसे बीमारियां क्रिएट हो जाएंगी। इसी क्लियर वायंस से बड़े बड़े ब्रेन ट्यूमर आ सकते हैं, तमाम चीजें हो सकती हैं। लेकिन वही व्यक्ति एक जो त्रिकालदर्शी, जो सच में एक यात्रा में है, अगर उसकी ऊर्जा यहाँ पहुंचेगी तो उसे भी चीजें दिखने लग जाती हैं, वहां पे प्रॉब्लम नहीं है। तो दो पॉसिबिलिटी हो गई, एक बीमारी में लेके चली जाएगी, एक आपको सच दिखा देगी। तो यहाँ भी जो कंट्रोल हो रहे हैं सेकंड चक्र से, जो कंट्रोल हो रहे हैं आपके, इसमें भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, टेस्टिस है, ओवरी है, लोअर एब्डोमेन लाइक लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब थोड़ा सा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का और अंदरूनी पार्ट, जहां से क्रिएशन ओरिजिनली हो रहा है, टेस्टिस एंड ओवरी से, ओवम, टेस्टिस से स्पर्म। तीसरा चक्र ऊपर जाएंगे, तीसरा सोलर प्लेक्सिस चक्र, एस्ट्रल बॉडी बोलते हैं इसे, थॉट वेव बॉडी बोलते हैं, यहाँ पे थॉट्स शुरू होते हैं। आल्सो रिलेटेड टू फूड, थिंग्स, एनर्जी। सोलर प्लेक्सिस, सोलर प्लेक्सिस सूर्य से संबंधित। यही सोलर प्लेक्सिस गड़बड़ होता है तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन या अति ज्यादा डायरिया, एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल क्रैम्प, फ्लैटुलेंस, जितनी भी डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम्स ज्यादा करके होती हैं। हेयर रीजन इंटेलेक्ट एंड थिंकिंग पावर डेवलप। क्या होता है, जैसे नीचे से मामला शुरू हुआ तो पहली अवस्था तो एकदम जानवरों की अवस्था है, जहां पे सब कुछ ऐसे ही बस चल रहा। दूसरी अवस्था आई तो थोड़ा सा वहां पे हल्का सा निगेटिव इमोशंस आया, एंगर, फियर, ये सारी चीजें। अब देखिए यहाँ पे हल्का सा रीजन डेवलप शुरू हो रहा है, इमोशंस के आगे रीजन डेवलप होना शुरू हो रहा है, समझ डेवलप होनी शुरू हो रही है। हेयर रीजन इंटेलेक्ट एंड थिंकिंग पावर डेवलप
इट इज आउटकम ऑफ एजुकेशन, सिविलाइजेशन एंड कल्चर। कैसे? ये जो इतना एजुकेशन चल रही है, सिविलाइजेशन चल रहा है एंड कल्चर, यू कैन ट्रेवल नॉट ओनली इन स्पेस बट इन टाइम आल्सो। कि स्पेस जो होता है कि सिर्फ आप स्पेस में ही ट्रेवल नहीं कर रहे हैं। स्पेस का मतलब होता है कि काफी आगे का मामला है, यहाँ पे सच का करीब का मामला होता है, स्पेस हो गया। बट टाइम, टाइम क्या है? जो मटेरियल संसार दिख रहा है ये टाइम है। देखा जाए तो एक हॉरिजॉन्टल टाइम है। ये जो टाइम है ना, ये जो हम कहते हैं कि अच्छा इतने साल पे इतना टाइम हो रहा है, ये मटेरियल टाइम, मेटेरियलिस्टिक है। एक टाइम जो महाकाल होता है, इसकी महाकाल कहा जाता है, वो वर्टिकल टाइम है, वो सत्य है। तो कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों चीजें शुरू होती है, मतलब थोड़ी थोड़ी समझ आने संसार की भी और थोड़ा थोड़ा स्पेस की। इन द फर्स्ट बॉडी यू कैन नॉट ट्रेवल इन बोथ। वहां पे चीजें, अगर वहां स्पेस की बात करो तो वहां पे वो चीजें मन से निकल जाएंगी, उसे नहीं समझ में आएगी। इट कैन गो टू पास्ट अप टू अमीबा, कि जैसे जैसे जीवन देखिए अमीबा से डेवलप होके ह्यूमन बीइंग तक आया, तो शुरुआती दौर में देखा जाए तो अमीबा वगैरह में तो क्या था बताइए? वहां पे तो, वहां तो जो है ब्रेन ही नहीं डेवलप होता, वहां पे तो उसकी जो सेल थी वही सेल अपना टोटलिटी के रूप में परफॉर्म कर रही थी सारी चीजें। इट इज द कलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड, मेजोरिटी ऑफ पीपल डू नॉट डेवलप बियॉन्ड दिस बॉडी। अब सोचिए तीसरी बॉडी के बाद बोला जा रहा कि मेजोरिटी 80-90% लोग इसी लेवल पे ठहर जाते हैं। क्यों प्रॉब्लम आ रही है? ये 7 लेवल का सीड हमें मिला हुआ है, लेकिन 3 लेवल पे ही हम ज्यादा करके अपने को फोकस करते हैं। मोस्टली लोग यहीं पे जी रहे हैं। अब यहीं पे जीने वाले लोग जब इनके बीच में कोई ऐसी चीज आ जाती है, अच्छा कोई बुद्ध महावीर कृष्ण आ गया, तो फिर उनकी जो है वो कहते ना कि वो तो भगवान थे, हम तो बहुत आम इंसान है, यही सब चीजें यहाँ पे अंतर करके हम इसी लेवल पे अटक जाते हैं। अटकने का रीजन यही है कि हम सोचते हैं कि नहीं, हम थोड़ी ऐसे हो सकते हैं, वो तो लोग ऐसे सब डिवाइन पैदा हुए। तो इस थर्ड जो चक्र है इसके कंट्रोल में अपर एब्डामेन है, लाइक स्मॉल इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज, लीवर। इट इज स्टोर हाउस ऑफ टोटल लॉन्गेविटी, टोटल डिजायर। चौथी बॉडी आएगी मेंटल बॉडी, हार्ट चक्र। इस लेवल पर जब जीवन आता है चौथे लेवल पे, तो यहाँ पे धीरे धीरे अनकंडीशनल लव पैदा होता है, ट्रस्ट पैदा होता है, कंपैशन पैदा होता है, करुणा पैदा होती है, क्षमा करने की भावना अंदर आती है, फॉरगिवनेस आती है। द एनर्जी बॉडी इज ब्रिज बिटवीन फिजिकल बॉडी एंड मेंटल बॉडी। प्राणा, द ब्रीथ इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द टू। ये प्राण क्या है? हमारे जो प्राण वायु आती है, ये हमारी फिजिकल बॉडी और मेंटल बॉडी का कनेक्शन है इस ब्रह्मांड की एनर्जी के साथ। वही तो टूट जाती, फिर कहते हैं कि बॉडी गई। दैट इज वाई व्हेन ब्रीथिंग स्टॉप, फिजिकल बॉडी इज लेफ्ट एंड मेंटल बॉडी स्टार्ट न्यू जर्नी। क्या कबीरदास ने बोला कि माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, और आशा तृष्णा न मरी, कह गए दास कबीर। तो हमारा मेंटल जो है वो बार बार आगे प्रोसीड कर जा रहा है, आगे की यात्रा में लग जा रहा है। जैसे अर्जुन जब दिखा रहे हैं कि देखो, मैं चक्र से जो है
इस शरीर को दो टुकड़े कर रहा हूँ, तो ये एक्चुअली शरीर के दो टुकड़े हो रहे हैं। जो ओरिजिनल चेतना उसके दो टुकड़े नहीं हो रहे हैं, वो तो हमेशा आगे प्रोसीड कर जा रही है। क्योंकि अर्जुन के समझदारी का लेवल ये नहीं था, वो बस इतना देख रहा था कि अच्छा ये तो मर जाएंगे तो क्या होगा। अब कृष्ण सब कुछ देख ले रहे हैं, जीरो से लेकर के एटम, एटम शुरू हुआ उससे लेकर के पूरा मेटेरियलिस्टिक जितनी भी चीजें दिख रही हैं सबका उनका एक कनेक्शन है। वो सब कुछ देख रहे हैं कि ये तो बड़ी लंबी यात्रा है। डॉक्टर हनीमैन भी वही अफोरिज्म नंबर 81 में मेंशन कर रहे हैं कि बहुत लंबी यात्रा है मनुष्य की। ये सब कुछ जोड़ के देखने की कला ही जीवन की एक अच्छी समझदारी की कला है। सब चीजें जोड़ जानी चाहिए, न जोड़ना ही एक सफरिंग का कारण बनता है। चीजें जब नहीं हम जोड़ पाते हैं तो हम कुछ चीज समझ नहीं पाते हैं कि कहाँ जाना चाहिए, किस डॉक्टर को दिखाना चाहिए, जीवन में क्या करना चाहिए। यहाँ पे आगे लिखा जा रहा है कि 99% डिजीज इज ड्यू टू सप्रेस ऑफ इमोशंस। मतलब 99% जो बीमारियां हैं इमोशंस के कारण आज की पूरी दुनिया में। क्योंकि जब हम कह रहे हैं कि 80 से 90% लोग इसी लेवल पे ही जी रहे हैं, तो यहाँ तो अभी वही इमोशंस हैं, वही भाव हैं। अभी इंटेलिजेंस कहाँ है, अभी विवेक कहाँ आया है अभी इस लेवल पे। इसीलिए आज जो है मनुष्य की बहुधा बीमारियां इमोशनल ट्रबल्स की वजह से ही हैं। अब यही नहीं कंट्रोल हो रही है। इसके आगे हायर इंटेलेक्ट की बीमारियां हो तो और बहुत डीप डाउन हो जाती है मामला, उसका मामला और डीप डाउन होता है। मेंटल बॉडी ग्रो विथ direct tackle the problem just like desire in astral body. In this body there is a thought, contradictory thought, tension. In this body is thought of presence with astral body desires, contradictory experience, contradictory expectations. हिंदू मुस्लिम जितनी भी चीजें अर्थात देखा जाए जितनी भी चीजें हमारी फाइटिंग चल रही है ये हमारी मान्यताएं हैं। इस मान्यताओं पे अपने ईगो पे ले करके इमोशंस में भाव में हम सब एक दूसरे का खून खराबा कर रहे हैं। इस लेवल पे ही है, एक इमोशंस के लेवल पे ही है रिलीजियस फैनेटिज्म। ये समझदारी की लड़ाई नहीं है, और इस नासमझी की लड़ाई में इसीलिए बहुत ज्यादा नुकसान होता है, बहुत ज्यादा विनाश होता है। अभी विनाश सिर्फ बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, इस लेवल पे जीने पे ऐसे ही जब हम बंध जाते हैं ना एक पर्टिकुलर चीजों में तो वैसे ही हम हमारी बीमारियां भी नहीं जाती, वो भी ऐसे ही पकड़े रहती हैं। लाख कितने अच्छे डॉक्टर के पास आप चले जाओ, जब तक ये पूरी साइकी कन्वर्ट नहीं होगी एक अच्छी दिशा में, वो आगे प्रोसीड करेगी। आपके अंदर भी 7 लेवल का सीड है, कोशिश ही हम नहीं कर रहे हैं। बस डॉक्टर हमारी सारी बीमारी दूर कर दे, बस हमें कुछ न करना पड़े। हम अल्कोहल लेते रहेंगे, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में लड़ते रहेंगे, कोई ओशो को मानने वाला है, कोई किसी को मानने वाला है, सब आपस में। एक हायर समझ ये है कि जब जब दुनिया में कोई नया गुरु आता है, ठीक है, उसकी पहचान हमें हो जानी चाहिए। उसकी पहचान से और गुरुओं से हमें नफरत नहीं होती, हर चीज की लर्निंग दुनिया में चल रही है, एक समझ डेवलप होती है। यहाँ पता है कि एक व्यक्ति किसी को पकड़ लिया, किसी धर्म पंथ संप्रदाय को, भले वो ट्रबल में चल रहा है लेकिन वो दूसरे से नफरत ही करेगा, भले उसकी ऊर्जा कितनी हायर हो, क्योंकि वो समझ ही नहीं। फिर उसी हिसाब से उसकी बॉडी, उसका जीवन तहस नहस होता है बीमारियों से। सो हेयर कंफ्यूजन इन टेंशन, यहाँ कंफ्यूजन है, टेंशन है। सो हेयर अवेयरनेस इज इंपॉर्टेंट टू थॉट यू बिकम अनआइडेंटिफाई विथ माइंड। तो जहां पे आइडेंटिटी अगर आइडेंटिफाइड अगर आप हो गए बाहरी चीजों के प्रति,
तो ये थॉट यहाँ पे डेवलप होगा, इस थॉट आपके अंदर आएंगे, इसलिए थॉट सब डेवलप होते हैं। इमोशंस के ऊपर थॉट डेवलप होना शुरू होंगे कि जब हम लड़ लेंगे ना, जब खूब स्थिति बुरी हो जाएगी तो सोचेंगे नहीं लड़े होते तो ही ठीक था, वो देखिए नहीं लड़ा ठीक। ये थॉट यहीं से डेवलप होते हैं। बहुत फाइटिंग हो गई तो अगला लेवल खुलने लगता है विचारों का। यहाँ चौथे लेवल पे कौन कौन से ऑर्गन है? हार्ट है, लंग्स, सर्कुलेटरी सिस्टम है, हैंड, आर्म, अपर चेस्ट, ब्रेन, इग्नोरेंट स्टेज। इग्नोरेंट स्टेज मतलब ना जाने हमसे कैसे गुस्सा हो गया। यहाँ तक आदमी को कोई कसूर नहीं है। सोचिए कितनी बड़ी बात। यहाँ तक चीजों को माफ किया जा सकता है। कहते हैं ईश्वर भी माफ कर जाता है, अभी नाजुकता है, चलो ठीक है, अभी कोई पाप नहीं है यहाँ पे, अभी भी संभल जाओ। महाभारत में है नहीं, युधिष्ठिर से पूछा गया कि ये जो क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण, तो उनमें जो गलती हुई थी उसमें ब्राह्मण को सबसे ज्यादा पनिशमेंट मिला था। क्यों? क्योंकि ये समझदार होके कैसे गलती किया। अब इसीलिए देखिए होम्योपैथी में, डॉक्टर हनीमैन, यहाँ से होम्योपैथी अगर आप जोड़ लीजिए तो जैसे इसमें जो ऑर्गन कंट्रोल बोले जा रहे हैं चौथे चक्र से, हार्ट है, लंग्स है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, हैंड, आर्म, अपर चेस्ट, ब्रेन, तो ऊपर के पोर्शन ज्यादा आ रहे हैं। अब तो अपवर्ड टू डाउनवर्ड की ओर भी होता है। जैसे कोई पूरी बॉडी में अगर प्रॉब्लम्स हैं पेशेंट को, अगर आपने राइट सिमिलम दी है, अच्छी दवाई दी है, तो ऊपर से चीजें सबसे पहले क्लियर होनी शुरू होगी। जब सबसे जो लोएस्ट चक्र है वो सबसे बाहरी चीज है, वहां से अगर हम गलत तरीके से बीमारी को दबाएंगे तो सेकंड चक्र से संबंधित कंट्रोल ऑर्गन निशाने पे जाने लगेंगे। फिर हमने गलत, चाहे किसी भी आप होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, किसी डॉक्टर के पास आप गए हैं, अगर उसकी समझ इतनी नहीं डेवलप है, वो अपने चाहे वो कितनी नेचुरल दवाई दे रहा हो, क्योंकि नेचुरल सबसे पहले मनुष्य हम स्वयं होते हैं। अगर हम नेचुरल नहीं है, हम हेल्दी नहीं है, तो हम दवाई भी कैसे अच्छी दे सकते हैं। जब प्योर कॉन्सियसनेस में हम होते हैं तो दवाई में भी वही दे रहे हैं, जो हम हैं दवाई में वही दे रहे हैं। कंपनी बनाई, इसमें कितनी ऊर्जा है, कितनी सारी चीजें हैं, वो एक अलग बात है। पेशेंट आया, बोल रहा डॉक्टर साहब नीचे पूरा आराम मिल गया, दर्द वगैरह में सब कुछ आराम है, लेकिन जो है डॉक्टर साहब, लेकिन ऊपर तो स्थिति और ज्यादा बुरी हो रही है मेरी, सप्रेशन हो रहा, गलत दिशा में जा रहा है, इतने से ही पता चल जाता है। हालांकि इसमें भी कई कंडीशंस हो सकती हैं, पेशेंट के सामने होगा तो उसकी सिचुएशन देख करके ही बताया जा सकता है हाँ राइट डायरेक्शन है, राइट डायरेक्शन नहीं है। तो जैसे जैसे ऊपर हम चक्रों पे जा रहे हैं, जैसे जैसे हायर लाइफ की तरफ जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारे हायर हायर आर्गन देखिए निशाने पे आ रहे हैं। ये सत्य के अनुभवी लोगों के द्वारा लिखी गई चीजें हैं, ये ओशो का एक्सप्लेनेशन है चक्रों का। अगर इतनी समझ आ जाए पेशेंट को, डॉक्टर को, तो उसे पता चलेगा कि हाँ कि हम बीमारी इसकी बढ़ा रहे हैं या इसकी बीमारी बढ़ रही है। हमें कहीं ना कहीं अवेयर होना है इसके प्रति, इसे थोड़ा दिखाना है कि क्या ऐसा लाइफ में चल रहा है, इसे समझना है। पांचवा है थ्रोट चक्रा, स्पिरिचुअल बॉडी। यहां से स्पिरिचुअल बॉडी आ गई, मतलब अब चीजें धीरे धीरे हायर होने लगी, अब धीरे धीरे समझ डेवलप होगी हायर वाली, आत्मज्ञान शुरू, द्वैत खत्म यहाँ हो जाता है। जो डुअलिटी का सारा चक्र था पहले, वो सब चीजें खत्म होनी शुरू होती हैं। तुम स्वयं को
जान लिए हो। यहां तक भाषा प्रयोग हो सकता है, लेकिन यहाँ के आगे भाषा बेकार हो जाती है। इसके आगे की जो बॉडी है वहां पे धीरे धीरे देखिए मजबूरी बन जाती है। महात्माओं की जो है, जो स्पिरिचुअल लोग हैं, कितने बोलते हैं बताइए। कई बार लगता है कि कम बोला जाए, लेकिन कोई शांत हो जाएगा। हमारे सखा जी ने कहा कि मैं इतना बोलता हूं, मैं शांत हो जाऊं, कौन समझेगा मुझे, बोलना पड़ता है। इतने हजार घंटे ओशो बोल डाले, मौन को कौन समझ रहा है। पेशेंट आता है, सोचता हूं कि जो है अभी शांत रहूं, लेकिन बोलना पड़ता वहां पे। तो विज्ञान यहीं तक पहुंचता है, विज्ञान इसके आगे की चीजें नहीं देख पाएगा। आनंद की खोज वाले यहीं रुक जाते हैं। आगे लिख रहे हैं ओशो कि जो आनंद की खोज करते हैं, इतने में ही उन्हें इतना अच्छा लगने लगता है कि यहीं रुक जाते हैं, कब आगे जाने की क्या जरूरत है। वो तो आप आगे तब जाएंगे जब और ज्यादा आपकी बॉडी ऊपर वाले ने, कुदरत ने, खुदा ने उस लेवल का आपने गढ़ा हो। जैसे माँ बाप के अंदर इतना प्रेम था, इतनी उनकी अच्छी ऊर्जा थी, वहां से बच्चा आया, वो सातवीं बॉडी का पूरा रोड मैप लेके आया, उसके अंदर वो सारी चीजें डेवलप हो जाएंगी। लेकिन हमारा लेवल क्या है, यही सबसे बड़ा इस जीवन का हमें समझना है कि 7 जो लेवल अभी ये बताए जा रहे हैं अनुभव के आधार पे, तो क्या हम किसी पेशेंट को समझ जाए कि इसका अभी लेवल क्या है, कितने लेवल पे हमें इसे समझाना है, कितना ज्ञान देना है कि नहीं देना है, कि किस लेवल पे एलोपैथी भी भेज देनी है हमें इसे। तो ये चीजें हैं कि आनंद की खोज वाले यहीं रुक जाते हैं क्योंकि दुखी थे, परंतु सत्य की खोज इसके आगे जाती है, इससे भी आगे मामला है। मैं का भाव मिट जाता है, बट अस्मिता नहीं है। एक प्यारा सा अहंकार डेवलप हो जाता है, मैं तो बहुत आनंद में हूँ, मैं तो बहुत अच्छा हो गया हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ, परमात्मा का प्यार हमारे ऊपर पूरा बरस रहा है। From first to fourth movement, from outside to inside, but from fourth to fifth, it is from downward to upward. जैसे एक एरोप्लेन है तो कुछ दूर तक वो नीचे ही जो है उसके पहिए चलते हैं, लेकिन एक समय आता है जब वो आसमान में उड़ान भर देता है। तो ऐसे यहाँ पे जो चौथा लेयर तक मामला जो था वो समझ लीजिए कि एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट था, लेकिन इसके बाद जो मामला आएगा, यहाँ से जीवन उड़ान भर देगा। अर्थात इसके ऊपर अगर जीवन गया तो आपका जीवन वहीं तक सीमित नहीं रहेगा, ये दुनिया तक पहुंचेगा, लोग जानेंगे आपके बारे में, आपकी चर्चाएं चलेंगी, आपकी चेतना का विस्तार, आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का विस्तार होगा दूर तक। From fifth to fifth, it is from downward to upward. Up to fifth, there is a center, but no beyond the fifth. इसके बाद कोई सेंटर नहीं है। इसके पहले तो मान लेते थे सेंटर है। फिफ्थ इज द रिचेस्ट, ये फिफ्थ जो है रिचेस्ट है। यहाँ एक होम्योपैथी में के हिसाब से, या अभी ओशो की ही अगर बात करें तो ओशो कहते हैं कि आज जो है वेस्ट में सबसे ज्यादा रिचनेस आ गई है, लेकिन उस रिचनेस के बाद स्पिरिचुअलिटी ने जन्म नहीं लिया। वो कारण बताते हैं कि ये रिचनेस बड़ी फास्ट आ गई। एक कहानी हम लोग पढ़ते थे कछुआ और खरगोश की, तो इसका मतलब जीवन की ये 7 जो जन्मों की यात्रा है ना, बहुत धीरे धीरे कछुए की चाल से समझ के करना है। तो एक जब 5वां लेयर आएगा रिचनेस का, तो इसके बाद ऑटोमेटिकली यहाँ से सत्य को उपलब्ध लोग होना शुरू होंगे। लेकिन एकाएक अमीरी जब आ जाती है, अब आप उठा के इस स्थिति में देखेंगे, 10-20 सालों के इतिहास अगर पीछे देखेंगे,
तो कोई कोई गांव बड़े गरीब थे, एकाएक कहीं से वो जो है मनी आई, प्रॉपर्टी एकाएक कहीं से आया, चाहे वो रियल्टी में आया हो, चाहे वो असत्य के रास्ते आया हो, चाहे दुख के रास्ते आया हो। तो सडन जब वहां पे अमीरी आई तो वहां पे आगे चल के बड़ी स्थितियां बहुत खराब हो गई। मतलब कहते हैं कि संभालना बड़ा मुश्किल हो गया कि इसको संभालना कैसे जाए। तो यही चीज हुई कि अगर अगर इस सत्य की यात्रा सही चल रही है तो एक जब पांचवें लेवल पे आपके अंदर एक रियली में रिचनेस आती है, एक आपके अंदर वो साहस, वो करेज ऊपर वाला, वो आपकी बॉडी बिल्ड, हर चीज में लगता है वो रिचनेस आ गई। मेटेरियली आप रिच हो गए हो, बॉडी और माइंड से भी आप रिच हो, तो वहीं से आगे की यात्रा जो है वो सच की यात्रा आसानी से प्रोसीड कर जाती है। इट इज पीक ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन। इंडिविजुअलाइजेशन जो होता है ये पीक है। यहीं पे चीजें अलग अलग आप कैटेगरी में बांट सकते हो कि व्यक्तिगत है हर चीज। आगे चल के जो सत्य आएगा वो सत्य सिर्फ एक होगा, लेकिन उसे देखने के रास्ते जैसे कि हर व्यक्ति अलग है, तो उसे देखने के उसके इमोशंस, भाव, इंटेलेक्ट, कोई कर्म योग से देख रहा है, कोई भक्ति योग से देख रहा है, कोई सांख्य योग से देख रहा है। इतने अनगिनत रास्ते हैं, इसमें इतने अनगिनत लोग हैं, उतने अनगिनत रास्ते पॉसिबल हैं। सच का रास्ता दुनिया में एक दूसरे व्यक्ति का कभी एक दूसरे से कटता नहीं है। अगर 99% मैचिंग है लेकिन 1% डिफरेंस होगा। एक्चुअली यहाँ पे अब फ्लावर है, फ्लावर इसके पहले था, अब यहाँ पे परफ्यूम की बात कर रहे हैं कि खुशबू अब आ गई। यहाँ पे कोई सेंटर नहीं है, यहाँ मटेरियल अब नहीं है। इट कंट्रोल्स, ये पांचवा जो चक्र है इसके कंट्रोल्स में कौन कौन सी चीजें हैं? थ्रोट, माउथ, टीथ, जा, नेक, उसोफेगस, थायराइड ग्लैंड, स्पाइन, कम्युनिकेशन एंड लिसनिंग, नर्वस इंटीग्रेशन। धीरे धीरे मामला ब्रेन का अब शुरू हो रहा है। देखिए नीचे आर्गन से अब हम ब्रेन की तरफ जा रहे हैं। हालांकि जितनी ब्रेन ब्रेन में हमारे जितने भी चीजें हैं सब कनेक्टेड हैं अपने आर्गन से, लेकिन अब धीरे धीरे देखिए जैसे जैसे आर्गन की तरफ, जैसे जैसे चक्र हायर हो रहे हैं वैसे वैसे देखिए कंट्रोल हमारा कैसे आगे की तरफ जा रहा है, आर्गन हमारे कितने हायर होते जा रहे हैं। अगर यहाँ पे जात, तीथ, नेक, उसोफेगस की बात हो रही तो उसमें कुछ डीप लेयर पे, क्योंकि देखिए जो भी आर्गन है तो आर्गन को सिर्फ आप प्योरली ये नहीं बोल सकते जो उसोफेगस है टोटली कंट्रोल्ड बाय द फिफ्थ चक्र, उसमें सारे चक्रों का कंट्रोल है। लेकिन कुछ पार्ट हैं जिनमें कुछ हायर चक्र के कंट्रोल हैं, थोड़े से पार्ट होंगे हो सकता है जिसमें लोअर चक्र के कंट्रोल है। इसीलिए ये समझना आसान नहीं होता है। एक्चुअली हमारा माइंड चाहता है कि हर चीज एकदम क्लियर हो, सतगुण, रजगुण, तम गुण जैसे बोला गया ना ये, तो इसमें आप सोचिए तीन के ही कॉम्बिनेशन से इतने ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन बन गए, थोड़ा सा परसेंटेज में अंतर आया, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया, कितने कॉम्बिनेशन बन गए। अब कोई सतोगुणी है इसका अर्थ थोड़ी है कि उसके अंदर तम गुण रजगुण नहीं होगा, उसका परसेंटेज कम होगा। तीनों के बिना कुछ भी नहीं सकता है इस ब्रह्मांड में। तो अब अगर इतनी समझ हमें आ रही धीरे धीरे कि देखिए ये आर्गन कैसे कैसे धीरे धीरे हायर हो रहे हैं, तो जब किसी आर्गन में कोई बीमारी लगती है तो हमें ये चीज समझना है कि अभी इसके पहले इसको कौन सी प्रॉब्लम थी, कौन सी प्रॉब्लम थी, कहाँ ट्रीटमेंट कराया। तो सब आप अगर कनेक्शन करेंगे तो आपको हमेशा लगेगा कि 99% केस में बहुत कुछ परसेंटेज में घर परिवार है जो थोड़ा सा जहाँ पे सुकून है वहां पे चीजें हायर नहीं हो रही हैं, ज्यादा बीमारी भी नहीं होने, ज्यादा बीमारियां, ज्यादा दवाएं भी नहीं चली हैं। लेकिन बहुधा देखा जाए तो जहां भी लंबा ट्रीटमेंट लोग लेके आ रहे हैं अननेचुरल दवाओं से,
वहां पे चीजें कॉम्प्लेक्स होके आती हैं, चीजें तहस नहस हो गई हैं। कारण क्या है कि मनुष्य एक पॉसिबिलिटी है, इसके अंदर इतनी चीजें हैं, 7 लेयर तक इसके अंदर सीड है। अगर हम कम से कम छठवें सातवें पांचवें लेयर पे नहीं जी सकते तो कम से कम उधर यात्रा तो प्रोसीड कर सकते हैं, तो भी हमें इतनी बीमारियां नहीं हैं। लेकिन हमने अपने सारी चीजों को ब्लॉक कर रखा है, सब मामला एकदम से खड़ा हो गया है। फिर इसी इसी स्तर पे हम ठीक हो जाना चाहते हैं कि जल्दी से हम ठीक हो जाएं, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल भी नहीं हो पाएगा। इसलिए डॉक्टर हनीमैन कहते हैं कितनी समझदारी लेके जब आप क्लिनिक पे बैठोगे तो पेशेंट को आप परख पाओगे, जान पाओगे, वरना रोज निगेटिव में आप जाओगे, लगता है कि हम ही फाल्ट कर रहे हैं, हम ही नहीं ठीक कर पा रहे हैं क्या। बहुत अच्छे अच्छे केस ठीक हो रहे हैं, बहुत बुरी जहां साइकी है, हो सकता है कि वहां पे कोई पेशेंट ठीक भी नहीं हो रहा है, यहाँ से चला जाता है, कल को बोलेगा डॉक्टर साहब नहीं हो, अच्छे डॉक्टर नहीं। कि होम्योपैथी में तो जिस बीमारी का जो पेशेंट ठीक हो जाता है उसको वही एक्सपर्ट मान लेता है, अच्छे डायबिटीज के अच्छे डॉक्टर है, स्किन के अच्छे डॉक्टर है। जबकि टोटल जोड़ दिया जाए जितने भी पेशेंट बोलते हैं इसके अच्छे डॉक्टर है, कैंसर के अच्छे डॉक्टर है, तो सबको जोड़ दिया जाए तो होम्योपैथी किसी बीमारी का इलाज नहीं है, पूरी पर्सनालिटी का इलाज। आगे छठवां चक्र, आज्ञा चक्र, कॉस्मिक बॉडी। अब यहां से शरीर से हटके मामला कॉस्मिक तक पहुंच गया है, अपना जीवन नहीं है, ये पूरा ब्रह्मांड। द सिक्स इज द रेलम ऑफ परफ्यूम, कॉस्मिक परफ्यूम, नो सेंटर, नो ईगो, एवरीथिंग इज सेंटर और नो सेंटर, नो इंडिविजुअलिटी, यहाँ इंडिविजुअलिटी भी नहीं है। अब सोचिए होम्योपैथी में जो इंडिविजुअलाइजेशन होता है वो ज्यादा करके 5th लेयर तक, उसके आगे इंडिविजुअलिटी नहीं, कोई मतलब ही नहीं रहा। इंडिविजुअलिटी क्या है, एक नाव है, उस नाव से हमें पार हो गए, अभी अभी क्या इंडिविजुअलिटी का करें। नो डिवीजन एट ऑल, कोई डिवीजन नहीं, सब यूनिफाई हो गया, एक ही में सब जुड़ा हुआ है, कहीं कोई अंतर नहीं। एक लेवल पे तो अंतर ही अंतर है, एक लेवल पे, क्योंकि वो चेतना का विस्तार इतना हो गया, वहां पे जो इंडिविजुअलिटी वो नगण्य हो गई, बात इसकी हो रही है, उसकी क्या बात करें, सब एक ही हैं। क्या क्वांटम फिजिक्स बोल रही है, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। सो इंडिविजुअलिटी इज लॉस्ट इन टू वे, वन बाय द साइजोफ्रेनिक कंडीशन। जैसे कोई साइजोफ्रेनिक पेशेंट होता है तो उसकी माइंड इतना स्प्लिट हो जाता है, उसका माइंड ना, तो वहां पे कोई स्प्लिटनेस की वजह से कोई इंडिविजुअल, तो हाँ इंडिविजुअलिटी ही नहीं है। इसीलिए साइजोफ्रेनिक पेशेंट की इंडिविजुअलिटी बनाना, उसकी मेडिसिन निकालना बहुत डिफिकल्ट जॉब होता है। स्प्लिट इन द मेनी सब पर्सन, इतनी पर्सनालिटी में उसके अंदर आ जाती हैं। एंड अदर कॉस्मिक वे हियर लॉस्ट इन द कॉस्मोस आर ग्रेटर, यही जो है दूसरी अवस्था है कि अगर यही एनर्जी सब में गई तो लगता पूरा ब्रह्मांड अपने अंदर है, सारे लोग अपने अंदर हैं, जानवर भी जुड़ गए उसमें, उसमें पत्थर भी, पेड़ पौधे भी जुड़ गए, सब कुछ तो हमसे सब कनेक्टेड है। अप टू 5th इट पाथ ऑफ ईगो रिचनेस। एवरी मेथड इज बाउंड विद द ईगो, जितने भी मेथड हैं, चाहे वो योगा मेडिटेशन के जितने भी मेथड हैं, वो सब ईगो से बाउंड है। कि कर करके एक दिन पता चलता है, करके नहीं मिलता है, लेकिन बिना करे नहीं मिलेगा, पहले करना पड़ेगा। कभी कभी दवाई खाते खाते पेशेंट एकदम थक जाता है, आप नहीं खाएंगे, वो ठीक हो जाता है, फिर वही कंडीशन है। जितने भी मेडिटेशन है, योगा है, जितनी भी टेक्निक है, जितने भी इंसान को अच्छा करने की टेक्नोलॉजी है, दवाएं हैं, सब एवरी मेथड इज बाउंड विद द ईगो, सब ईगो से जुड़े हुए मेथड हैं। एक बड़ा ईगो लाके छोटा ईगो हम लोग दूर करते हैं, एंटीडॉट कहा गया। मेडिटेशन, योगा, होम्योपैथिक मेडिसिन,
ये क्या है, होम्योपैथिक मेडिसिन में सीधी सी बात है कि एक पेशेंट की बीमारी है, उसके सिमिलम एक बड़ी बीमारी हम इस दवाई से खड़ी कर देते हैं, ये बड़ी बीमारी उस छोटी बीमारी को गायब कर देती है। अब जब ये बीमारी क्योंकि आर्टिफिशियल बाहर से दी गई है, अब उसकी वाइटलिटी इतनी पावरफुल हो जाती है, इसको हटा देती है, बस यही खेल है इतना। यहाँ इस लेवल पे देखा जाए तो इंट्यूशंस, इमेजिनेशन, एबिलिटी टू मेक डिसीजन, मेंटल क्लियरिटी, स्पिरिचुअल नॉलेज, हायर ब्रेन परसेप्शन, ये सारी चीजें यहाँ डेवलप होती हैं छठवें लेवल। यहाँ पे बंदा बैठा हुआ दुनिया के लिए कुछ कर जाता है, डॉक्टर हो तो मशहूर हो जाता है, मतलब जहां भी रहेगा जिस फील्ड में हो, और फिर वो एक जगह तक सीमित नहीं रहेगा। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें गड़बड़ हो सकती हैं बताइए। ठीक है, सिक्स्थ लेवल पे इंसान का इंट्यूशंस गड़बड़ हो सकता है, इमेजिनेशंस गड़बड़ हो सकता है। जब कोई पेशेंट आपके पास आया, कहते नहीं कि आप जो है डॉक्टर हनीमैन कहते हैं कि कोई फिजिकल में ऐसी बीमारी हो गई जहां उसकी पूरी लाइफ खत्म होने वाली थी, अभी उसे ऐसी प्रॉब्लम हो रही है धीरे धीरे, अब उसका इंट्यूशंस गड़बड़ होता है, मेंटल क्लियरिटी उसकी नहीं रही, वो उसके उसको भ्रम हो गया कि उसे सत्य का परख हो गई है, ज्ञान आ गया है। ये सब सारी चीजें जब इतनी होती हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा संभालना बड़ा कठिन हो जाता है पेशेंट को, वन साइडेड डिजीज में चीजें जब कन्वर्ट हो जाती हैं। सेवेंथ है निर्वाणी बॉडी, सहस्त्रार चक्र, लास्ट। यहां से जब, अब यहाँ पे सातवें पे मामला क्या है कि अब तक तो कॉस्मोस के साथ हम कनेक्ट हैं, कुछ तो कनेक्शन है, इसके आगे की यात्रा है कि जहां कुछ भी नहीं, सब कुछ जीरो है। तब जीरो से शुरू हुआ था मामला, जीरो में आ चक्र कंप्लीट हो गया। कॉस्मोस लास्ट, नॉन बीइंग, नॉन एग्जिस्टेंस, यू क्रॉस वर्ड ऑफ काजेशन, काजेशन इफेक्टेशन सब हट गया, यू फाइंड ओरिजिनल सोर्स वेयर यू क्रिएटेड आर्गन। इसमें आर्गन कौन कौन से सोचिए, सातवें लेवल पे अगर कोई पर्सनालिटी है तो उसमें आर्गन कौन से आएंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, पीनियल ग्लैंड, कितनी देखिए हायर हायर ग्लैंड्स हैं। इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड के डिसऑर्डर वगैरह होते हैं तो बहुत वेरी डिफिकल्ट टू क्योर। क्यों हो जाते हैं, क्या ऐसा है कि कोई पहले लेवल पे अगर जी रहा, उसकी जिंदगी पहले लेवल की मिली हुई है, दूसरे लेवल, क्या उसकी पिट्यूटरी ग्लैंड प्रभावित नहीं हो सकती, होती है। वो गलत ट्रीटमेंट से, माल प्रैक्टिस जिसे कहते हैं, इतना केमिकल उसके अंदर हम इंजेक्शन लगा के तमाम अननेचुरल ट्रीटमेंट से उसकी पूरी बॉडी ही चली जाती है, उसका ब्रेन हर लेवल पे जाता है, पहले लेवल पे ही इंसान। इसीलिए तो कहा गया है कि आपको ये समझना है कि सबसे पहले हमें समझना है कि पेशेंट का 7 लेवल में लेवल कौन सा है। ठीक है, कितना अभी तक ट्रीटमेंट लिया, कितनी इसकी बीमारी कहाँ तक गई, कितना सप्रेस हुई है, इससे जब आप चीजों को समझेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हाँ की प्रॉब्लम इसकी कहाँ से, इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों इसकी आ गई। इट कंट्रोल्स बॉडी हायर बायोलॉजिकल प्रोसेस, हायर इंटीग्रेशन, ट्रांसेंडेंटल आइडिया। सोचिए, अभी इंडिया की बात करें तो यहाँ रोटी कपड़ा मकान को लेके फाइट हो रही, पहला लेयर, दूसरा लेयर, तीसरे लेयर तक। इसीलिए मैक्सिमम लोगों का देख रहे हैं लीवर, किडनी, यही सारी चीजें लोअर आर्गन जा रहे हैं। अब जो लोअर आर्गन, सोचिए क्या वो इंपॉर्टेंट आर्गन नहीं, अगर लोअर आर्गन आपके चले गए तो हायर आर्गन कहां से बचेंगे, वो तो भूखे मर जाएंगे। इतना गुस्सा, इतना गुस्सा, इतना गुस्सा, लीवर गया, सारे इंपॉर्टेंट एंजाइम, सारे चीजों का क्रिएशन लीवर कर रहा था, ब्रेन में कमजोरी आई, हेमरेज, सिटी स्कैन हुआ, 8 सेंटीमीटर क्लॉट, कोमा में पड़े हुए हैं।
ये हायर लाइफ थी, एक गलत लोगों की संगत थी, गलत डॉक्टरों की वजह से, गलत समझ की वजह से ये घटना घटी। क्योंकि जीवन पे काम नहीं हो रहा है। हम सिर्फ बॉडी नहीं है, बहुत बड़ा विशाल है जीवन। अब आगे देखिए होम्योपैथी में डॉक्टर हनीमैन क्या लिखते हैं, आर्गनान ऑफ मेडिसिन में अफोरिज्म नंबर 201 में डॉक्टर हनीमैन देखिए क्या बातें कर रहे हैं। देखिए इनकी बातें, अब उन सब चीजों से आप थोड़ा सा मिलाने की कोशिश करें कि देखिए क्या क्या चीजें लिख रहे हैं। कि इट इज एविडेंट दैट मैंस वाइटल फोर्स व्हेन इनकम्बर्ड विथ ए क्रॉनिक डिजीज, कि जब वाइटल फोर्स, जब हमारी वाइटलिटी, वही देखिए तीसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे, जब हमारी वाइटलिटी, ठीक है, एक क्रॉनिक बीमारी से सफर करती है, कोई बीमारी हमें लगती है, विच इट इज अनेबल टू ओवरकम बाई इट्स ओन पावर, जब वो स्वयं से उससे उबर नहीं सकता। इंस्टिंक्टिवली, इंस्टिंक्टिव क्या है, ये जो हमारे जितने भी लोअर आर्गन है, जिससे जो भी हमारे, जो हम ब्रह्मांड से, मटेरियल जीवों से जहां से कनेक्ट है, वो इंस्टिंक्टिव नेचर बोला जाता है। ये पूरा प्रकृति जो है इंस्टिंक्टिव नेचर, जहां से हमें इससे, क्योंकि लाइफ जो है छठवें सातवें लेयर पे वो सबसे हायर क्रिएशन है, जिसके लिए पूरा ब्रह्मांड प्रोसीड कर रहा है। ये पूरा ब्रह्मांड एक चेतना के समान, उसने ये नहीं बोला था कि जाके यहाँ पे बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें खड़ी करना, उसने इतना मैटर तो खुद धरती को देके भेजा है। उसने बोला था अपनी चेतना का लेवल ऊंचा करना, तो आज गिर रहा है। वही देखिए भूकंप आया, हम अपना ईगो दिखा रहे हैं ना कि देखो हम, हमारा देश सबसे ऊंचाई पे पहुंच गया है। उतना ही नहीं, वहां से लोग अभी अन्य ग्रहों पे जाने वाले हैं, इतना ईगो का लेवल है। ऊपर वाला बोल रहा है कहीं किसी ग्रह पे जाने की जरूरत नहीं, अपने ग्रह को संभाल लो अच्छे से। अब अपने अंदर झाके देखो तो इसके अंदर जाओगे तो सारे ग्रह यही सब दिख जाएंगे। तो डॉक्टर हनीमैन देखिए कितनी बड़ी बात है, कि एक शब्द का इस्तेमाल इन्होंने, क्योंकि ये उनका वो जो बॉडी थी, पर्सनालिटी थी ना, वो जो सातवीं बॉडी वो मिली थी उनको, सारा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अपडेटेड था उनका, तो इतनी बड़ी चीज उतर के आई है। ऐसे नहीं लिख दिया उन्होंने कि मेडिसिन के फील्ड में आज तक ब्रह्मांड में ऐसा किसी ने सोचा नहीं। बहुत लोग सोचने आए लेकिन हार गए कि इस मटेरियल संसार को कैसे हम संभालेंगे नेचर के आधार पे। ठीक है, मेडिसिन की प्रूविंग करना, उसको समझना, अंदर उसके सिम्टमों को महसूस करना, जितने भी ईगो के लेवल हैं, जितने परसेप्शन है, सारा डेविएशन सब सोचना, सारी मेडिसिन में सब कुछ ऐसे थोड़ी है। द प्लान ऑफ डेवलपिंग ए लोकल मेलेडी आने सम एक्सटर्नल पार्ट, बोल रहे हैं कि जब लाइफ खतरे में आती है, क्रॉनिक बीमारी में पेशेंट खुद से उबर नहीं पाता है, उसका जीवन परेशान है वो, ठीक है, तो बॉडी क्या करती है कि जब हम मेंटली परेशान है, इंस्टिंक्टिवली परेशान है, तो बॉडी क्या करती है, डेवलपिंग ए लोकल मेलेडी ऑन सम एक्सटर्नल पार्ट, कि जब हम टॉक्सिसिटी, जब ये सब निगेटिविटी हमारे अंदर भरती है, तो हमारी एक सेल की एक स्ट्रेस कंडीशन आ जाती है, उसमें इतने केमिकल्स रिलीज होते हैं, टॉक्सिक रिलीज होते हैं, फिर वो टॉक्सिक किसी लोकल पार्ट पे जाते हैं, एक्सटर्नल पार्ट पे, स्किन पे, डेवलपिंग ए लोकल मेलेडी आने सम एक्सटर्नल पार्ट solely for this object, that by marking and keeping it in a disease state, this part which is not dispensable to human life, कि मतलब उस पार्ट को सबसे पहले डिजीज कर रहा है जो मनुष्य के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे पहले ब्रेन नहीं खराब कर दे रहा है, सबसे पहले ईचिंग, यहाँ पे एक मच्छर काटता है ना मॉस्किटो, तो वहां पे टॉक्सिक छोड़ के चला जाता है, तो हम क्यों खुजली करते हैं, खुजली इसलिए करते हैं उस टॉक्सिक को थोड़ा इधर उधर कर दें तो खुजली कम हो जाती है, एक जगह छोड़ के चला गया है। अब ऐसे जब पूरी लाइफ हमारी टॉक्सिक हो जाएगी, निगेटिविटी में हम बहेंगे, तो पूरी बॉडी में टॉक्सिक आएगा। पूरी बॉडी में क्यों खुजली वगैरह इतनी होती है, वो खुजली आई बॉडी में, देखिए यहाँ से बॉडी प्रयास कर रही है। और जब हम मेंटली टेंशन है तो सबसे बड़ा प्रभावित आर्गन सबसे पहले स्किन,
स्किन कहाँ लिखा गया? अभी देखिए ऊपर जब हम 7 चक्र अभी देख रहे थे तो सबसे लोवेस्ट जो चक्र है उसमें स्किन का कंट्रोल है। सोचिए सबसे पहले स्किन पे डॉक्टर हनीमैन देखिए सेम बात लिख रहे हैं। Solely for this object that by making keeping in a disease state this part which is not indispensable to human life it may thereby silence the internal disease। इससे क्या होगा? ये एक डिफेंस है, इससे कुछ समय तक चीजें साइलेंट हो जाएंगी, जो इंटरनल डिजीज थी साइलेंस हो जाएगी। अभी आप भाग रहे हैं, अभी आप रात में सोए नहीं तो बीपी आपका हाई हो जाएगा। एक सिस्टम है जो एक्टिवेट हो जाएगा, रात सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, बीपी हाई हो जाएगा, क्योंकि बीपी हाई होने की बॉडी को जरूरत है, वो साइलेंस कर देगा। विच अदरवाइज थ्रेटन टू डिस्ट्रॉय द वाइटल ऑर्गन। लेकिन अगर क्या होगा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वाइटल ऑर्गन जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। सोचिए हमेशा बॉडी का इंटेलिजेंस देखिए, कितनी इंटेलिजेंट हमारी बॉडी है कि कोई भी स्ट्रेस हमारी लाइफ में आता है उसको हमेशा उठा के बाहरी पार्ट में भेज देती है और वहां खूब ट्रबल लाएगी, खूब पेन लाएगी। वो पेन बता रहा है कि जीवन को सुधार लो, लेकिन हम बस एक दर्द की गोली खा लेंगे, नहीं आराम मिल गया, फिर 6 महीने बाद दर्द की गोली लेके खा के आएंगे, फिर इसके बाद कहेंगे डॉक्टर साहब दवाई आपने दी है तो पूरा हमारा दर्द ही बढ़ गया। नहीं, हमने नहीं बढ़ाया है, होम्योपैथी कभी किसी बीमारी को नहीं बढ़ाती है, जो आप दबा के लाए थे वही उभर आया है बस। which otherwise threaten to destroy the vital organ and to deprive the patient life, खत्म हो जाएगी। यही चीजें हो रही हैं, तो कितनी बड़ी बात 2-4 लाइन में डॉक्टर हनीमैन बोल गए, वही सारी बातें जो ऊपर अभी बताया। जीवन ठीक है, बीमारियां, ये सब जुड़ा हुआ है, लेकिन विडंबना है कि आज के जमाने में हम बीमारियों का कनेक्शन सिर्फ दवाओं से कर लेते हैं। अच्छा बुखार आ गया पैरासीटामोल ले लो, जिंदगी अच्छी हो जाएगी। एंड दैट इज मे देयर by so to speak transfer the internal disease to the vicarious local affection। local affections में चीजें आ जाती हैं, जैसे वही बात कर रहे हैं, वही स्किन पे आया, as it wear dries thither the presence of the local affection the silence। ठीक है, जो भी लोकल अफेक्शन आया वो साइलेंस हो जाएगा फॉर ए टाइम, कुछ समय के लिए। the internal disease through without being able to either cure it or diminish its materially issue of the old school practitioner do something similar as artificial ulcer on the external part they silence some internal chronic disease। इसका जो फुट नोट है उसमें देखेंगे कुछ जो है वो फुट नोट का एक्सप्लेनेशन है कि वो उदाहरण के रूप में बता रहे हैं कि जब कोई लोकल अफेक्शन कहीं पे होता है तो देखिए उसमें कैसे ही मामला आगे चल के बहुत ही क्रॉनिक हो जाता है। आर्टिफिशियल अल्सर ऑन द एक्सटर्नल पार्ट दे साइलेंस सम इंटरनल क्रॉनिक डिजीज। वो बोल रहे हैं कि जो बाहर एक्सटर्नल पार्ट पे अल्सर आया है, कुछ अंदर क्रॉनिक मामला चल रहा है, डिसीज कुछ अंदर हुआ है, बीमारी का कारण सदा कुछ अंतर साइकी में है, कुछ वहां घटना घट रही है। जैसे अभी वही बता रहा था कि अगर पेनिस पे अल्सरेशन हुआ है तो सेक्सुअल लाइफ कहीं आपकी डेविएटेड है, वहां चेक करना है, बट ओनली फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम। ठीक है, वेरी शॉर्ट टाइम के लिए ऐसा होता है, एज लॉन्ग एज दे काज ए पेनफुल इरिटेशन टू हिज द सिक ऑर्गेनिज्म इज नॉट यूज्ड विदाउट बीइंग एबल टू क्योर देम, बट ऑन द अदर हैंड they weaken and destroy the general health much more than done in the most of the metastasis affected by instinctive vital force। कितनी बड़ी बात है, देखिए यहाँ पे कुछ समय के लिए जब आपको ये प्रॉब्लम लोकल में आई तो यहाँ का प्रॉब्लम धीरे धीरे वो रिजॉल्व हो गया, ठीक है। लेकिन अगर वही कंडीशन लगातार बनी हुई है, वही मेंटल इरिटेशन लगातार बना हुआ है, तो फिर ये जो पार्ट है ना, इस पर फिर हम कहीं जाते हैं किसी डॉक्टर के पास, लोकल एप्लीकेशन तमाम चीजें, ठीक है। बहुत अच्छे डॉक्टर थे स्किन के हमारे बीमारी, डॉक्टर साहब ठीक कर दिए, लेकिन आज मेरा लीवर खराब हो गया, मेरा हार्ट खराब हो गया। वो तो बड़े अच्छे डॉक्टर थे, उनको नहीं पता कि ये चीजें अंदर ट्रांसफर हो गई, क्योंकि मामला क्रॉनिक क्यों बन जाता है। चीजें कोई प्रॉब्लम लाइफ में आई, एक एलिमेंट आया, चीजें आ गई, वो खत्म हो जाएगा। अगर वो एलिमेंट चला गया ऊपर से, मेंटल कंडीशन नॉर्मल हो गई, ये खत्म हो जाएगा। लेकिन ये क्यों बार बार यहाँ ईच बना हुआ है, क्यों बार बार प्रॉब्लम आ रही है,
क्योंकि ये टेंशन लगातार बनी हुई है, लगातार लगातार हर्टिंग सिचुएशन बनी हुई है, लगातार वही प्रॉब्लम बनी हुई है, यही मामला क्रॉनिक हो जाता है। वरना जो हम बीमारी देखते हैं ठीक होने का प्रोसीजर है, लेकिन ये बार बार हो रहा है, इसका मतलब बार बार ठीक कर रही है बॉडी। क्यों बार बार ठीक कर रही है? ये मामला क्रॉनिक हो गया, क्योंकि बार बार हिटिंग यहाँ मेंटल पे, जीवन में। The local affection, however, is never anything else than a part of general disease। क्या बोल रहे हैं कि जो लोकल अफेक्शन आया है वो कोई अलग से उसका कोई अस्तित्व नहीं है, वो एक जनरल जो टोटल जीवन है उसका एक पार्ट है। बट ए पार्ट ऑफ इट्स इंक्रीज ऑल इन वन डायरेक्शन बाय द ऑर्गेनिक वाइटल फोर्स एंड ट्रांसफर टू ए लेस डेंजरस और एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द बॉडी इन ऑर्डर टू एलाय द इंटरनल एलिमेंट। जो एलिमेंट आया है, बार बार वही चीजें लिख रहे हैं, ठीक है, कि चीजें आसानी से समझ में आ जाएं। But as has been said by this local symptoms that silences the internal disease, so far from the anything being gained by the vital force toward the diminishing or curing the whole malady, the internal disease on the contrary continue in spite of the gradually to increase in nature is constant to enlarge and aggravate the local symptom always more and more। देखिए वही बात जो आगे पीछे बताई गई कि अगर आपने ऐसा नहीं किया, वो आपने मेंटल एलिमेंट नहीं हटाया, उस रूट पे जाके आप पेशेंट को नहीं ट्रीट किया, आपने लोकल चीजें बार बार इंजेक्शन, बार बार बाहरी चीजों से, ठीक है, कोई टोटलिटी कंसीडर न करना, साथों लेवर को कंसीडर न करना, तो आगे बार बार बीमारी सिम्टम्स ऑलवेज मोर एंड मोर बढ़ते ही जाएंगे। in order that it may still suffice a substitute for the increased internal disease and may still keep it under old ulcer on the legs get worse as long as internal sora is uncured। सोरा नहीं क्योर हुआ मतलब रूट नहीं क्योर हुआ तो उसका अल्सर बढ़ता चला जाएगा, इनलार्ज एंड इंटरनल सिफिलिस बढ़ती चली जाएगी, ठीक है, चैंकर उसका बढ़ता चला जाएगा। मतलब जो भी सोरिक साइकोटिक सिफिलिटिक डिजीज है, अगर उस रूट काज को ना हटाया गया मेंटल लेवल पे टोटलिटी पे जाके, तो उसकी बीमारी वर्स 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 लास्ट में लाइफ फिनिश होती है। डॉक्टर बोलता आई एम सॉरी, पेशेंट को आप बहुत सीरियस कंडीशन में लेके आए थे इसलिए बचा नहीं पाया। ये कहानी है, ये कहानी मची पड़ी है। where the latter is rendered more and more difficult to cure। जितना आप सप्रेस कर देंगे, जितना आप कॉम्प्लेक्स कर देंगे, उतना ही डिफिकल्ट करना होगा क्योर को। जस्ट एज द जनरल इंटरनल डिजीज कंटिन्यू टू इंक्रीज एज टाइम गोस ऑन। जैसे टाइम बढ़ेगा बीमारियां बढ़ती चली जाएंगी। देखिए कितना बढ़िया एक्सप्लेनेशन डॉक्टर हनीमैन ने किया, कहाँ से शुरू किए कहाँ पे ले जाके खत्म कर दी। जीवन से शुरू हुआ, थोड़ा सा इरिटेशन से एलिमेंट से शुरू हुआ, टेंशन आया, सारी चीजें आई, ठीक है, अलग अलग, उसमें भी एंजाइटी भी अलग अलग है। होम्योपैथी में सिर्फ एंजाइटी हम नहीं करते, बड़ी एंजाइटी है, एंजाइटी के इतने रूब्रिक्स हैं, इतनी इंडिविजुअलिटी है, सोचिए। अफोरिज्म नंबर 204, if we deduct all chronic affections, ailment and disease that develop depend on a persistent unhealthy mode of living, कि अगर सारी क्रॉनिक बीमारियों को हम डिडक्ट करें, मतलब अपने लॉजिक से, इंडक्शन और डिडक्शन, लॉजिक के दो तरीके होते हैं जीवन को समझने के, इस ब्रह्मांड को समझने के, तो उससे अगर हम चीजों को देखेंगे, एलिमेंट्स को देखेंगे, बीमारियों को देखेंगे, दैट्स डिपेंड ऑन द परसिस्टेंट अनहेल्दी मोड ऑफ लिविंग। आपको चीजें दिखेंगी, कुछ चीजें तो ऐसे दिख जाएंगी कि ये जो जीवन का लिविंग है ना बहुत अनहेल्दी चल रहा है। एज आल्सो दोज अनन्यूरेबल मेडिसिनल मेलेडी। 77 अफोरिज्म में बताया गया अनहेल्दी मोड ऑफ लिविंग क्या होता है। अब इसमें मेडिसिनल मेलेडी 74 अफोरिज्म में बताया गया है कि मैक्सिमम तो इस जमाने में जो पेशेंट आ रहे हैं कि पूरा तहस नहस करके अपनी बीमारी को आ रहे हैं, वो आगे उसमें पूरा एक्सप्लेन किया। इनन्यूरेबल मेडिसिनल मेलेडी जो दवाई की वजह से कॉम्प्लेक्स हुए मामले हैं, ये डिफिकल्ट क्योर है, ये डिफिकल्ट समझना है। बाय द इरेशनल परसिस्टेंट हैरेसिंग एंड पर्निशियस ट्रीटमेंट। कितने शब्दों का देखिए कैसे इस्तेमाल डॉक्टर हनीमैन कर रहे हैं। द इरेशनल
मतलब जो इरिटेट कर रहा हो, जहां इंसान ले तो रहा है लेकिन गुस्सा तो उसमें लग रहा कि क्या हो रहा है, बीमारी हमारी ठीक नहीं हो रही है। उसी का परिणाम होता है दिन हॉस्पिटल्स में तोड़ फोड़ जो मचती है, उसी का परिणाम है। इरेशनल persistent harassing and pernicious treatment of disease often only of by trivial character by the physician। सोचिए, ऑफ द ओल्ड स्कूल, जितने भी अननेचुरल ओल्ड स्कूल, जिसको मॉडर्न साइंस आज बोलते हैं, एलोपैथी वाले कहते हैं हम बहुत मॉडर्न है, उसमें मैं हमेशा तारीफ करता हूँ कि इमरजेंसी की, लाइफ सेविंग के लिए कोई इमरजेंसी हो गई, ट्रामा हो गया, भेजना पड़ता है, उसका कोई जवाब नहीं। डॉक्टर हनीमैन भी किसी जमाने में वो सब सारी चीजें यूज करते थे, लेकिन जहां मामला क्रॉनिक हो गया वहां पे लंबे समय तक दवाई नहीं खानी, एलोपैथी, वो जीवन बर्बाद हो जाता है। यही सारी बातें लिखी गई, क्योंकि बार बार एलोपैथी क्यों आएगी, होम्योपैथी आएगी, आयुर्वेद आएगी, तो एलोपैथी का नाम लिया जाएगा। ये दोनों जुड़े हुए हैं, नेचर है तो अननेचर साथ में चलेगा, लव है तो ईगो साथ में, उसको कंसीडर करना पड़ेगा, उसी से सब कुछ बताया जाता है। सिंगल एग्जिस्टेंस कुछ नहीं है इस ब्रह्मांड में। ओल्ड स्कूल, most of the remainder of the chronic disease result from the development of these three chronic miasm। वही chronic miasm तो अभी हमने फिलहाल पढ़ाया नहीं है, आगे चल के जब सोरोसाइकोसिस सिफिलिस पढ़ाएंगे तो फिर डिटेल में समझ में आएगा। इंटरनल सिफिलिस, इंटरनल साइकोसिस, बट चीफली एंड इन infinitely greater proportion internal sora, each of these infection was already in possession of the whole organism। बोल रहे हैं ये जो तीनों मियाज में सतगुण रजगुण तमगुण पूरा गीता में जो है कृष्ण जी ने बताया है, ठीक है। तो होम्योपैथी में इसको ही सोरा साइकोसिस सिफिलिस बोलते हैं, कि बोल रहे हैं कि जो मेंटल लेवल पे ये सारी चीजें हैं, इसको जब आप इसको कंसीडर नहीं करोगे, ठीक है, बट चीफली एंड इंस्टिंक्टिवली ग्रेटर प्रोपोर्शन इंटरनल सोरा, ईच ऑफ दिस इन्फेक्शन वाज ऑलरेडी इन पोजेशन ऑफ द होल ऑर्गेनिज्म एंड हैड पेनिट्रेटेड इन ऑल डायरेक्शन बिफोर अपीयरेंस ऑफ द प्राइमरी वेकेरियस लोकल सिम्टम्स ऑफ ईच ऑफ देम। जितने भी हैं सिफिलिस, सोरिक, साइकोटिक, ये सब चीजें सिम्टम्स देना शुरू करते हैं। डॉक्टर हनीमैन कहते हैं कि धन्यवाद इन सिम्टमों का, हे परमात्मा, हे ऑल वाइज क्रिएटर, तुम धन्य हो जो ये सिम्टम्स अगर नहीं दिए होते तो हम कैसे जीवन को जोड़ पाते। सिम्टम्स जो दिए ना, ये सबसे महत्वपूर्ण खेल प्रकृति का। सोचिए, ये सारे सिम्टम्स दिखने लगेंगे मरीज में, वहां से देखो सब कुछ दिखता है, सिर्फ ईचिंग थोड़ी दिख रही है। बहुत मोटी बुद्धि होगी, नहीं समझोगे, सिर्फ ईचिंग दिखेगी, नहीं तो हर चीज दिखेगी। प्राइमरी वोकेरियस लोकल सिम्टम ऑफ ईच ऑफ देम इन केस ऑफ सोरादस, इसके बीज, जैसे सोरिक केस है तो इसके बीज, यहाँ से इसके बीज आ रहा है, इरप्शंस आ रहे हैं। अगर सिफिलिटिक केस है, ठीक है, सिफिलिटिक द चैंकर ऑफ द वो आएगा, एंड साइकोटिक केस है तो कोंडाइलामाटा कहीं गांठे वगैरह आएगी। दैट प्रिवेंटेड देयर आउटब्रस्ट and these chronic miasmatic disease, if deprived their local symptoms, are inwardly destined by mighty nature sooner or later to become developed and burst forth and thereby propagate all the nameless misery and incredible number of chronic disease। यही तीन चीजें हैं, अगर इसको हम कंसीडर नहीं किए तो यही आगे कॉम्प्लेक्स होकर के इतनी सारी दुनिया में जितनी बीमारी, नेमलेस माइजेरी, जितनी बीमारियों का नाम, 1000 बीमारियों का नाम रोज रखे जाए। सोचिए, इतनी बड़ी बड़ी बीमारी, आज पेशेंट सुनता कहता है इतनी बड़ी बीमारी हमें हो गई, सनफ्लावर सिंड्रोम, फलाना सिंड्रोम, गुलेन बारी सिंड्रोम, एक एक नाम है, बिग बिग नाम, बिग बिग ईगो, बिग बिग नेम। डॉक्टर ने कहते हैं नेम पे मत जाना, नेम हमसे कुछ नहीं है, नाम सिर्फ धोखा, सिर्फ एक बीमारी है। thereby propagate all the nameless misery, incredible number of chronic disease which have plagued mankind of hundreds and thousands of years। सोचिए, hundreds thousand of years से पूरी कहानियां चल रही हैं। पेशेंट आ जाता है, कहता है डॉक्टर साहब हमें बस दवाई दीजिए, बस 2 हफ्ते में हमारी जिंदगी पूरे एकदम से ट्रैक पे आ जाए, लेकिन हमें कुछ ना करना पड़े। देख लीजिए कितनी बड़ी बात है, हम क्यों परेशान हो, इतना सीरियस लेने का नहीं है। बता सब कुछ देते हैं, गारंटी भी दे लेंगे बीमारी की,
लेकिन जितना हम देख रहे हैं बदल डालो, वरना कोई गारंटी ले ले कोई डॉक्टर दुनिया में बताना, कोई गारंटी नहीं लेगा, बीमारी में कोई गारंटी नहीं। हाँ गारंटी लेंगे, अब बदल डालो जो कुछ है, नहीं बदलना नहीं आप। डॉक्टर साहब एक अल्कोहल का पैक, उसके बिना तो नींद ही नहीं आती है, उसको ना मना करिए, क्या करें बताइए। which would so frequently have been come into existence has physician striven means hard labor in the rational manner। बोल रहे हैं कि इसमें लगी हुई पूरी दुनिया, इतने मेहनत, इतनी बड़ी बड़ी पैथोलॉजी, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें, इतनी बड़ी बड़ी रिसर्च लेबोरेटरी, क्या क्या दुनिया में नहीं हो रहा है बीमारियों को लेकर के, जी सब लिख डाले। वो भी बोलते हैं रेशनल मैनर, हम बड़े लॉजिकल हैं, बड़े मॉडर्न हैं, लेकिन वही है कि हाथी आया था रामपुर गांव में, तो सब अंधे थे तो लड़ गए आपस में, तो कोई पूंछ पकड़ा तो कहा नहीं हाथी झाड़ू जैसा, कोई पैर पकड़ा तो हाथी खंबे जैसा, लेकिन कोई नहीं एक सबको समझा सकता कि नहीं ये टोटल हाथी है। ऐसे लड़ रहे मेडिकल साइंस आज, ये बीमारी उस विभाग में, उस विभाग में, उस विभाग में, चक्कर काटते रहो, सब एक है। एक मेटाफिजिक्स थी, एक से शुरू हुई, आज इतनी ब्रांचेज हो गई, भविष्य में 10 डॉक्टर 15 डॉक्टर आंखों के हो जाएंगे, सोचिए। जीवन एक जोड़ है, सत्य एक जोड़ है, जहां चीजें टूटती हैं वहां पे अहंकार होता है, वहां क्रिएशन नहीं हो सकता। जहां क्रिएशन है वहां पे वननेस है, वहां पे ट्रूथ है। अहंकार में सिर्फ चीजें टूटती जाएंगी, टूटती जाएंगी। इन चीजों को जोड़ा डॉक्टर हनीमैन ने, नहीं कुछ टूटा नहीं हुआ है, सब जुड़ा हुआ है। Rational manner to cure radically and to exist gives mean destroy in the organism these three miasms without employing local remedy for their corresponding external symptoms, relying solely on the proper internal homeopathic remedy for each। बोल रहे हैं कि एक होम्योपैथिक रेमेडी है जो इन सब चीजों से निजात आपको दे सकती है, नहीं तो चीजें बस बहुत बहुत बुरी स्थिति में। अब थोड़ा सा ज्योतिष को जोड़ देते हैं, चक्र एंड प्लैनेट। रूट चक्र को देखा जाए तो इसको मार्स से जोड़ दीजिए, सैक्रल चक्र जो आया इसको वीनस से जोड़ दीजिए, सोलर प्लेक्सिस आया उसे सन से जोड़ दीजिए। देखिए कितना बढ़िया से कनेक्ट है ये। हालांकि अगर आप गूगल करेंगे तो तमाम कनेक्शन उसमें मिल के आएंगे, लेकिन आपको कहीं ना कहीं अनुभवों से आप उसको जोड़ लीजिए। हार्ट चक्र को मून से, थ्रोट चक्र को मरकरी से। मरकरी क्या है कि वर्बल कम्युनिकेशन उसका बड़ा अच्छा होता है, तो थ्रोट चक्र से मरकरी को जोड़ा गया। थर्ड आई चक्र सैटर्न, शनि न्याय का देवता। फिर इसको उसके ऊपर जुपिटर, क्राउन चक्र, जुपिटर। बृहस्पति, गुरुदेव बृहस्पति। तो ऐसे चक्रों का कनेक्शन प्लैनेट्स है। इट इज ऑल अबाउट लोअर ब्रेन टू हायर ब्रेन डेवलपमेंट। तो चीजें देखिए कैसे गई हैं, लोअर से हायर की तरफ चीजें कैसे डेवलप हुई। डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकर जी जो होम्योपैथी में जो है उस स्पिरिचुअल साइंस को शुरुआती दौर में जब फर्स्ट ईयर में थे तो जब पढ़ते थे आर्गनान, तो यही लगता है कि ये जो एलाइड साइंस पढ़ रहे हैं इसका क्या कनेक्शन है आर्गनान का, नहीं समझ में आता था उसमें थोड़ा थोड़ा, क्योंकि लगातार एक कौतूहल मन में बना रहता था, क्वेश्चन आते थे कि आखिर ये जो आर्गनान है ये सब कनेक्ट कैसे होगी। थैंक्स ऊपर वाला का, अगर हमारी थिंकिंग ऐसी चलती है तो ऐसे ऐसे गुरु लोग हमें मिलते चले जाते हैं लाइफ में। डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकर जी मिले, डॉक्टर दीदार सर जी मिले, जिन्होंने इतना बढ़िया से चीजों को आज भी रोज नई नई चीजें क्रिएट करके दे रहा है। जीवन रुकता नहीं कहीं, इतना विशाल है। कहते डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकर ने सबसे पहले जब एक क्लास ली थी थ्योरी ऑफ सप्रेशन की, तो बहुत डॉक्टर उसमें रोने लग गए थे कि मेरे बेटे की, मेरे बच्चे की प्रॉब्लम को बढ़ाने वाला मैं हूं, मैंने गलत दवाई दे दे के उसे इस स्थिति में पहुंचाया। ये होती है चेतना।
देखिए डॉक्टर हनीमैन स्वयं देखिए चीजों को कैसे उन्होंने कोरेट किया। एक होम्योपैथी को एक मॉडर्न रूप देने का सबसे बड़ा श्रेय डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकर जी को जाता है। उन्होंने इतना डीपली जो है एलाइड साइंस को जो है आर्गनान को होम्योपैथी को जोड़ा, आज हम लोगों के लिए आसान हुआ। इन सब गुरुजनों के लिए कोई शब्द नहीं है, उनका ही फल है सब कुछ। देखिए क्या बोलते हैं डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकर, इक्टोडर्म स्किन सबसे बाहर, इक्टोडर्म, इंडोडर्म एक बोन जॉइंट मसल्स, चीजें देखिए कैसे बढ़ रही हैं स्किन से आगे। ये पूरा जो है रिसर्च एम्ब्रियोलॉजी के आधार पे ज्यादा करके सर ने किया। एम्ब्रियोलॉजी में अगर पूरा देखा जाए तो पूरी एम्ब्रियोलॉजी बड़ी डिटेल में है, तो वहां पे ऐसी चीजें डेवलप हुई हैं। इंडोडर्म बोन जॉइंट मसल्स, फिर आगे जाएंगे मीजोडर्म कनेक्टिव टिश्यू आएगा, आर्गन ऑफ मीजोडर्म जैसे हार्ट, किडनी, इंडोक्राइन, पैंक्रियाज, थायराइड, चेंज इन न्यूरल प्लेट, सीएनएस, एसएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, चेंज इन जेनेटिक कोड, लास्ट में सातवें लेयर पर कहते हैं जेनेटिक कोड, कैंसर, एड्स, जहां पे जेनेटिक कोड ही चेंज हो गया, डाउन सिंड्रोम, ये सब बीमारियां, टर्नर सिंड्रोम। देखिए कैसे मामला कहां से शुरू हुआ, इक्टोडर्म से लेकर के ये 7 लेयर का सप्रेशन डॉक्टर हनीमैन बताते हैं इन लेयरों को आप कंसीडर करो, जैसे ऊपर वो 7 लेयर बताई गई वैसे यहां से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, सब चीजें जुड़ रही हैं। तब आपको समझ में आएगा कि रियली में हम पेशेंट की बीमारी दूर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आज इतना ही, प्रेम से सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।